अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड जी आया हूं। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। आपको सिटी एट 10 में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है, और अगर पूरा दिन अच्छा गुजरे, आपका मूड अच्छा हो, तो आपके साथ कनेक्ट होने वाले, आपके साथ कॉन्वर्जेशन में आने वाले जितने भी आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आप अपना मूड जो है, अच्छा मूड जो है, वो उन तक ट्रांसफर करते हैं, और वो मूड जो है वो फिर आगे मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और यूं जिन जिन लोगों के साथ आप पॉजिटिव तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो पॉजिटिविटी जो है वो फैलती चली जाती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जिस सिचुएशन में हैं, जिन हालात में हैं, उन हालात में, उस सिचुएशन में खुश होना सीखिए, कंटेंटेड होना सीखिए, मुतमईन होना सीखिए। आप, हो सकता है कि आप किसी शख्स के लिए बहुत ज्यादा गरीब इंसान हो, और हो सकता है आप किसी शख्स के लिए बहुत ज्यादा अमीर इंसान हो, कोई आपके जैसी जिंदगी जीना चाह रहा हो, यह भी मुमकिन है। चींटी आपसे कितनी छोटी होती है, हाथी आपसे कितना बड़ा होता है, लेकिन आप जिस जगह पर हैं, जिस पोजीशन में हैं, बस ये दिल को मुतमईन रखिए कि वो पोजीशन जो है वो आपको अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। ये हालात जो आपकी जिंदगी में इस वक्त चल रहे हैं वो अल्लाह ताला की मर्जी से है, और अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला का प्लान जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मौसम पे बात करना पड़ती है, क्योंकि आजकल मौसम जो मैं से पहले कहता हूं कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, और स्मोक की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ लोगों को बल्कि इसके साथ साथ ट्रैफिक के लिए भी मोटरवेज जो है वो बंद कर दी जाती हैं स्मोक की वजह से। और स्मोक के पेश नज़र इस वक्त लाहौर में सुनने को मिल रहा है कि तालीमी इदारे भी बंद किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अलमनाक खबर है कि हम क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा रहे। इसकी वजह यह है क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम एहतियात करेंगे उतना ही आने वाले सालों में हम इस स्मोक जैसी जो जहरीली, ये एक जहरीला मौसम जो है वो नया एडिशन आ चुका है हमारे आर्सेनल के अंदर, उससे जान छुड़वा सकेंगे। खास तौर पर बात करें स्मोक के हवाले से, तो स्मोक से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के मौसम के अहवाल के हवाले से बात करते हैं टुडेज वेदर के सेगमेंट में। एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि आज स्मोक जो है उसका राज है, और हर गुजरते दिन के साथ स्मोक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसमें मैं समझता हूं कि कुदरत नहीं, हम जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि जगह जगह, कोने कोने, गलियों गलियों में हम कचरे को आग लगा देते हैं, और इसके साथ साथ हम जो गाड़ियां धुआं छोड़ने वाली हैं, मोटरसाइकिलें धुआं छोड़ने वाली हैं, रिक्शे धुआं छोड़ने वाले हैं, उनका बेजरर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके ऊपर काबू पाने के लिए हम कोई इक़दामात नहीं करते। अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करवाते, उसको उसी तरीके से चलाए रखते हैं, बजाय इसके कि हम उसको ठीक करवा लें। उसका जो धुआं निकलता चला जा रहा है, या तो उसका इस्तेमाल खत्म कर दें। हुकूमती सतह के ऊपर भी इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। बहुत ज्यादा जरूरत है तवज्जो देने की। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जो धुआं छोड़ने वाली बसें हैं, उनको देयर एंड देन बंद कर देना चाहिए। तो स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा है, उससे अपनी केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेम्परेचर के हवाले से, दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम जो है वो इसी तरीके से हल्की हल्की ठंड भी है। इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ बारिश का कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बराने रहमत जो है वो बरसाए, उसके साथ साथ मौसम जो है मजीद खुशगवार हो जाए, और ये स्मोक का जो सिलसिला है वो भी थम जाए। आगे बढ़ाते हैं अपने इस प्रोग्राम को, और आगे हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, उनका आपको तारुफ करवाऊंगा। एक मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। उस मौजू के दरमियान में उसके रुकावटें जो हैं वो क्या क्या हैं, उसके मसाइल कौन कौन से हैं, उनके सोल्यूशंस कौन कौन से हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाती है। तो जब बात होती है मौजू के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, तो हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट भी हमारे बराजमान होते हैं। तो आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अली नारू साहब, जो कि रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। अली नारू, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? इसके साथ साथ अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत वार्म वेलकम, कैसे हैं आप लोग? अरसलान, मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा पंजाब लेवल के ऊपर। बहुत, चूंकि आप स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, और जो आपकी एक बर्ड आई व्यू है स्पोर्ट्स के ऊपर, बड़ा ग्रिप बड़ी अच्छी है।
तो स्पोर्ट्स के हवाले से एज लॉन्ग एज द स्पोर्ट्स इज कंसर्न, पंजाब हुकूमत जो है इसके ऊपर बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और खेलता पंजाब के नाम से कुछ एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। ये खेलता पंजाब के तहत साउंड्स लाइक अ प्लेइंग गेम्स और समथिंग लाइक दिस, तो आप मुझे बताएंगे, इसको एलैबोरेट करेंगे, है क्या खेलता पंजाब? देखिए, पहले जब इसी जो पार्टीज की हुकूमत थी तो उन्होंने पंजाब यूथ फेस्टिवल के नाम से एक जो खेलों के मुकाबले वो शुरू करवाए थे। सेम उसका नाम बदल दिया और अब उसको खेलता पंजाब के तहत शुरू किया गया। पहले ये ज़िला सतह पर है, फिर ये डिवीजन सतह पर होंगे, तो ये अच्छे कंपटीशन देखने को मिल रहे हैं और यूथ को खुसूसी तौर पर इसमें बहुत सारे मौके हैं खेलने के, मुख्तलिफ गेम्स हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो रिवाइलरी है वो हो रही है बहुत सारी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बिल्कुल दब के रह गई थी, इतना टैलेंट इस शहर में मौजूद है, जो बेपनाह टैलेंट मौजूद है, उसको मौका नहीं मिल रहा था, अब मौका मिल रहा है। कोई फीस नहीं थी इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो बेसिकली ये 4-5 ऐसी जो टॉप की गेम्स है वो हो रही है, जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है, इसके साथ साथ बैडमिंटन है, क्रिकेट है, टेबल क्रिकेट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, फिर एथलेटिक्स के भी मुकाबले होंगे और इस तरह से बहुत सारे चांसेस जो हैं, मौके जो हैं वो दिए गए खिलाड़ियों को। तो बड़ी तादाद में खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं, बड़े प्राइवेट क्लब्स थे और स्कूल कॉलेजेस के लड़के लड़कियां जो उनको मौका दिया गया इसमें, और अभी तक बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। पहला जो इसका इफ्तिताह हुआ था वो कबड्डी के मैचेस से हुआ था, तो कबड्डी के बड़े शानदार मैचेस देखने को मिले, उसका इख्तिताम हो गया। उसमें तकरीबन 8 से ज़्यादा जो बड़े क्लब हैं फैसलाबाद के कबड्डी के, उन्होंने शिरकत की थी। अब मुख्तलिफ गेम्स जो वो जारी है, जिसमें हॉकी के मैचेस जो हैं वो मदीना टाउन जो हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर जारी हैं, जबकि सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी में टेप बॉल क्रिकेट के मैचेस जारी है, जिसमें 21 से ज़्यादा क्रिकेट क्लब जो है टेप बॉल के टॉप के फैसलाबाद के वो शिरकत कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो फुटबॉल का है वो कल से मैचेस का आगाज़ हो गया, उसमें भी 15 से ज़्यादा क्लब जो है वो शिरकत कर रहे हैं। बैडमिंटन के भी आज मुकाबले शुरू होंगे और 7 या 8 नवंबर को जो एथलेटिक्स हैं उनके मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो एक पूरा पैकेज हमें इस महीने को देखने को मिला है खेलता पंजाब के तहत। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पंजाब गवर्नमेंट का और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रोल रहा है और डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स ऑफिस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसे फैसिलिटीज़ हैं। अब हॉकी स्टेडियम में मैचेस हो रहे थे, बॉल लगने के चांसेस थे, वहाँ पर रेस्क्यू की टीम भी मौजूद नहीं थी, तो देयर आर सम कंसर्न्स एज वेल, उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर वो काम होना शुरू हो जाए तो जिस तरह का ये टूर्नामेंट है, जिस तरह का ये इनिशिएटिव है, और अगर वो फंड जितने रखे गए हैं, तकरीबन 100 मिलियन के करीब इन्होंने फंड रखे हैं, अगर वो मिल जाए और पूरे पंजाब में, तो एक बहुत अच्छा, एक वो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स के साथ साथ कुछ उसको फाइनेंस भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। एक तो बच्चा एक आ रहा है, अपना टाइम जो वो लगा रहा है गेम में, साथ साथ उसको अर्निंग भी होनी चाहिए उसकी, तो ये बड़ा मसला था बच्चों के लिए। तो अगर उनको इनामात दिए जाएंगे तो उससे थोड़ी सी उनकी पजीराई होगी, हौसला अफजाई होगी। वो कहते हैं ना कि शौक भी उस वक्त तक सस्टेन रहता है जब तक पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट। एग्जैक्टली, तो वही आप जैसे आपने बात अभी की है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थोड़ी सी सपोर्ट थी और एक जहन में भी होता है कि यार हम एक जीतेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इनामी रकम मिलेंगी, तो उसको देख के अभी काफ़ी नौजवान जो वो खेल रहे हैं हॉकी, मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ, कितना अच्छा टैलेंट, और ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस देख रहे हैं। जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करके बच्चे खेल रहे थे, दे वर अंडर 22, जितने भी खिलाड़ी वो सारे अंडर 22 के हैं, और उनके कोचेज जो हैं वो सारे वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को भी उनमें से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और पाकिस्तान के जो महकमे है डिपार्टमेंटल हॉकी है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। तो वो सारे अब जब डिविजनल स्तर पर शुरू होंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको एक वैरायटी देखने को मिलेगी कि मुख्तलिफ अजला की टीमें जो हैं आपस में खेल रही हैं। और ख़ास तौर पर गोजरा की मैं बात करूँ तो गोजरा में इतना टैलेंट है हॉकी का, इतना टैलेंट है कि वो हर दफ़ा वो डोमिनेट करते हैं। फिर साथ साथ ये खेलता पंजाब से हटकर कुछ एजुकेशनल बोर्ड जो है वो भी काम कर रहा है खेलों पर, तो कुछ ना कुछ मुकाबले हो रहे हैं, लोगों को बड़ा चांस मिल रहा है इसमें। और मज़े की बात यह है कि जो क्रिकेट है उसमें सिर्फ हम देखते थे कि जो क्रिकेट बॉल है उससे मैचेस होते थे ज़्यादातर, जो HAD करवाता था या HEC करवाता था या पंजाब के गवर्नमेंट करवाती थी। तो इस दफ़ा टेप बॉल को रखा गया है उसके शौक को मद्देनजर रखते हुए कि वो लोग जो कि अंडर 22 हैं और जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते, थोड़े छोटे छोटे कारोबार बनाकर बैठे, उनको भी मौका मिले कि वो भी खेले और इन खेलों की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो है वो बिजी हुए हैं मोबाइल फोन्स के अंदर। उनको मोबाइल फोन्स के अंदर से निकाल कर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अली नारू, आप मुझे बताइएगा, पंजाब हुकूमत को ये थोड़ा सा देर आए दुरुस्त आए ख्याल तो आया, ये ख्याल क्या अरशद नदीम ने तो नहीं दिलवाया? शनाज, बिल्कुल अरशद नदीम का जहाँ तक आपने याद दहानी करवाई है, तो वो तो एक सेल्फ मेड आदमी है जिसने
अपनी ज़ाती मेहनत से और ज़ाती रिसोर्सेज से इतना कुछ हासिल किया है। लेकिन खेलता पंजाब नो डाउट के बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और बिलखसूस पंजाब में जो नौजवान जनरेशन है, जो नौजवान हैं हमारे, वो खेलों के मुंतज़िर थे ऐसे कि उनको सही से जो प्लेटफॉर्म कोई मुयसर आए और वहाँ पर वो अपनी सलाहियतों को पेश करें। और नो डाउट कि ये जो खेलता पंजाब है ये उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। और दूसरी जानिब जो हुकूमत है उस पर ये जिम्मेदारी उसके बाद आन पड़ती है कि जो भी प्लेयर्स हमारे नौजवान हैं, जो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, सामने आते हैं, अपना जोश दिखाते हैं, मेहनत लाते हैं, तो उनकी मेहनत का उनको सिला मिलना चाहिए। बाद में यहाँ से जो भी सिलेक्शन होती है, जिस भी मकसद के तहत खेलता पंजाब चल रहा है और ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, साथ में स्पोर्ट्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसके बाद जो भी वेल परफॉर्मर है उसको कहीं ना कहीं हमें बाद में वो इंटरनेशनल या फिर कम से कम हमारे नेशनल लेवल पर वो सारे बच्चे दिखने चाहिए। उनकी फिनांस के साथ साथ उनकी वो सारी हर तरह से उनको देखना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, तो वो वहाँ पर सब के सब हमें दिखने चाहिए कि जो हमने गेम्स कराई हैं बाद में उसका कोई मकसद भी हासिल हुआ या नहीं हुआ। होता यही है कि गेम्स हम करवा लेते हैं, वो जैसे भी शुरू होती है एक डेट को ख़त्म हो जाती है, वो दौरानिया तो मद्देनज़र रहता है, लेकिन उस दौरान जो हुआ है उसके बाद जो हमें वो समर मिलना था, जो फल मिलना था, जो हमने इलाकाई सतह पर मेहनत की है, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, वो कॉलेजेस के बच्चे हों, वो स्पोर्ट्समैन हो, वो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हों, वो स्कूल के बच्चे हों, तो उन सब की जो मेहनत है उसका फल मिलना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखना ये ज़रूरी है कि इसके बाद पंजाब हुकूमत क्या करती है, या फिर ये खेल फ़कत एक तारीख साबित होते हैं कि इतनी तारीख को शुरू हुए थे और इतनी तारीख को ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद हमें इन बच्चों को भी कहीं पर दिखाई नहीं देंगे, और वो बच्चे अपनी सलाहियतों के साथ बेयारो मददगार हमें नज़र आएंगे कि काश हमें कहीं और भी मौका मिल जाए किसी और भी प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम अपनी मजीद सलाहियतों को निखार कर आगे बढ़ पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, खा वो कोई भी गेम हो, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर यही होता है कि एक दो चीदा गेम्स रह गई हैं, क्रिकेट है या हॉकी है, हॉकी भी खासी कम होती गई है, और उसके साथ फुटबॉल तो वैसे ही रुझान बहुत कम है हमारे यहाँ पर, और जो रुझान है उसको वैसे हम फ़ायदा उठाते नहीं हैं, ना ही उनको हम वो सहूलियात दे पाते हैं कि वो आगे बढ़ पाएँ। तो जो भी गेम्स हो रही हैं, इतना तो हुआ है कि सब गेम्स को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है, वो बैडमिंटन हो, वो हॉकी हो, कबड्डी हो, वो क्रिकेट हो, साथ में जो गेम्स खेली जा रही हैं, एथलीट हैं, तो इन सब को अब इसके बाद हमें पंजाब, अब ये खेलता पंजाब है ना, फिर इसके बाद निखरता हुआ पंजाब भी नजर आना चाहिए कि जिसमें बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, और बाद में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने उसको पंजाब से निकाल कर कौमी सतह पर, और कौमी सतह से वो बच्चे मेहनत करते हुए बैनुल कौमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और फैसलाबाद में बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है, जैसे कि अरसलान ने जिक्र किया कि मुख्तलिफ गेम्स में और अंडर 22 के जो बच्चे हैं 22 के, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके पास एक बड़ा एज गैप पड़ा हुआ है, उन्होंने बहुत आगे तक जाना है, आपने फकत उनकी रहनुमाई करनी है। बिल्कुल, खेल की बात हो, शोबिस की बात हो, पोइट्री की बात हो, फैसलाबाद के अंदर टैलेंट जो है वो भरा हुआ है, और उसके टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए एक दुरुस्त और बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो फैसलाबाद के यहाँ के लोग जो हैं, अहलियाने फैसलाबाद जो है परफॉर्म करके दिखाते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अरसलान दौरानी मौजूद हैं, उनके साथ साथ अली नारू भी मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं खेलता पंजाब के हवाले से कि पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलों की सरगर्मियों के लिए कितने मौके जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों को दिए जा रहे हैं, और खेल के अंदर जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको कोई दुरुस्त प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो अपनी गेम्स को परफॉर्म कर सकें। आज भी अगर आप क्रिकेट टीम के अंदर देखें, इंडियन क्रिकेट टीम के, यू नेम इट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या कोई भी क्रिकेट टीम हो, वहां बड़े प्लेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल निचली सतह से उठकर आए हैं, और उन्होंने अपना नाम बनाया है, उन्होंने खेल के दिखाया, परफॉर्म करके दिखाया। तो मेरे ख्याल में अली, इससे आप इत्तेफाक करते हैं कि वाकई में काफी क्रिकेट टीम्स के अंदर, क्रिकेट नहीं कोई भी गेम्स हो, उसमें ऐसे कई प्लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल बुनियादी सतह से उठ के आए होते हैं, उनके पास कोई सिफारिश नहीं होती, कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, उसके बावजूद वो इंटरनेशनल टीम तक पहुंचते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और इसमें शराज गुड लक का भी चक्कर आ जाता है कि हम गली मोहल्ले में ही खेल रहे हैं और किसी सिलेक्टर की हम पे नज़र पड़ गई है तो उसने हमें उठा लिया वहाँ से और हम आगे तक पहुँच गए। लेकिन इसके लिए एक बाकायदा जो मुकम्मल मनसूबा साजी होती है और जो तरीकाकार होता है कि हमने गली मोहल्ले से
प्लेयर्स को निकाल रहे हैं। हमने वो एक स्ट्रीट क्रिकेट चली थी पाकिस्तान में कोई 6-7 साल कबल रमजान में, बिल्कुल वो स्ट्रीट क्रिकेट के नाम से शुरू हुआ था और उसके साथ साथ स्ट्रीट गेम्स के नाम से शुरू हुआ। तो वहाँ पर उसको वसीम अकरम लीड कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में। वो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। उसमें हमने देखा कि कई ऐसे प्लेयर्स मुख्तलिफ गेम्स में जो कि गली मोहल्लों से निकाल कर हमने अपनी जो टीम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं, उनमें लाए, हम अपनी तहसील सतह पर उनको गेम्स में लाए, हम डिवीज़न सतह पर लाए और बाद में वो पाकिस्तान की सतह पर जाकर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब देखें, सलाहियतों की कमी नहीं होती है, ना ही गेम्स की कमी है। असलान, आपसे बात करना चाहूँगा इसी मौजू के ऊपर कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी लक होती है या सिर्फ आपकी मेहनत होती है? देखें, सम टाइम लक भी बड़ी मैटर कर रही होती है और सम टाइम आपकी मेहनत जो है वो आपको लेकर जाती है। आसिफ अली की मैं आपको मिसाल दूंगा, फैसलाबाद से एक क्रिकेटर है, तो कितने टाइम से वो परफॉर्म कर रहा था बट उसकी नज़र नहीं पड़ी। लक का थोड़ा सा किरदार ये रहा कि मिसबा के साथ खेले फैसलाबाद बुल्स में और मिसबा ने देखा, मिसबा के साथ पहले भी खेले हुए थे, तो उन्होंने चांस दिलवाया और फिर नाम बना आसिफ अली का। उससे पहले बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सईद अजमल को खुद आप देख लें, उसका भी ऐसे एक चांस ही बना है। अभी फिलहाल 2 फैसलाबाद के ऐसे लड़के हैं जो कि एक पाकिस्तान ए टीम में खेल रहा है, दूसरा पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल रहा है। इरफान न्याजी, आपने सुना होगा, अभी सिलेक्शन हुई है, डेब्यू किया उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट ओडीआई में। वो फैसलाबाद से, उसने सारी अपनी क्रिकेट फैसलाबाद में खेली है। डीपीएस स्कूल से वो खेलते थे, फिर डीपीएस कॉलेज से खेलते रहे, तो यहाँ से ही चांस बना, खेलते खेलते ही नज़र पड़ी सिलेक्टर्स की एंड अब वो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। यहाँ पर जब डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हुआ था एक, उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया। फिर जो अब्दुल समद है जिनका भी मैंने जिक्र किया है, वो पंजाब कॉलेज से खेलते थे, पंजाब कॉलेज से खेलते खेलते फिर यहाँ मुख्तलिफ क्लबों में खेलते रहे। समनाबाद से ताल्लुक है उनके, फैसलाबाद से। अभी पाकिस्तान की ए टीम में उनको चांस मिला जो इमर्जिंग एशिया कप था, वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम में भी खेलेगा। तो ये फैसलाबाद का टैलेंट है, चांस भी मिला और कुछ लक का भी किरदार है यहाँ पर। लेकिन वो बंदा इज ओनली 24-25 ईयर ओल्ड और वो काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। 2016 मुझे लगता है अरसान, मुझे लगता है दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज, मैं ये नहीं समझता कि ये थिंकिंग, ये सोच जो है वो हर शख्स के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन ये मेरा सोचना है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर है, बारिश हो रही है, आप खेल रहे हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स बन रही हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, उसके बावजूद आप खेल रहे हैं, घर में नेट लगा के खेल रहे हैं, आपके जो तूफान आज आपके दिल नहीं कर रहा, आपकी तबीयत खराब है, कोई हालात ऐसे हैं, कजन की शादी आ गई, आप अपनी उस चीज को नहीं छोड़े, अपने पैशन को नहीं छोड़े जो आपका पैशन है, तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन ही जाता है, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। जहां पर ये कंसिस्टेंसी की, जहां पर ये मुस्तकिल मिजाजी की अली नारू चेन टूटती है, वहां पर फिर आप उस ट्रैक से हट जाते हैं, फिर आप ब्लेम करते हैं मेरी किस्मत में नहीं था। किस्मत में था लेकिन आपने उस चेन को टूटने दिया। कई प्लेयर्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो इंटरनेशनल टीम तक इस वजह से नहीं ना जा पाए, अंडर 19 तक खेले लेकिन वो इंटरनेशनल टीम तक इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। वो बाहर गए, वो खेलने के लिए हॉलैंड गए, नीदरलैंड गए, स्पेन गए, अमेरिका गए, वहां से स्किप हो गए, वहां से उन्होंने अपनी लाइफ को किसी और तरीके से जीना शुरू कर दिया। साजिद खान अभी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में बड़ा नाम उन्होंने कमाया है, ये जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई है उसमें बड़ा नाम कमाया। तो साजिद खान की आप कहानी देखें, उसका भी यही सीन है। वो क्या करता है, वो दुबई में एक छोटा सा जॉब करता था, यहाँ पर आके चांसेस मिले, अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे चांसेस, इसकी बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं जो कि कुछ भी नहीं थे और अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी कि पाकिस्तान को लक हो सकती है। बट जो अभी आपने बात की ना मुस्तकिल मिजाजी की, वो बड़ी जरूरी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होते ही है कि उसको मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। ये नहीं है कि आज वो क्या नहीं, आज मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आज भी कल कर लूंगा, नहीं कल कर लूंगा, वो उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मुस्तकिल मिजाजी ही वो चीज है जो ये हो सकता है, ऐसा होता है। लक ये हो सकता है कि आप जो टाइम ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल एक लड़का 37 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, तो उसको वो चांसेस मिलते मिलते, वो मौका लक की वजह से मिलते मिलते टाइम लग गया। एक लड़का है वो उसको फौरन 24 साल की उम्र में मिल जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी, अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो 37 साल की उम्र में भी खेलेगा, अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो 24 साल की उम्र में भी खेलेगा। लेकिन लक का ये फैक्टर है कि उसकी एज में थोड़ा सा कुछ जल्दी भी आ सकता है, लेट से भी आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। ओबामा वाली मिसाल सेट होती है कि वो 45 साल की उम्र में
सदर बन चुका, हाँ। और जो बाइडेन 75 साल की उम्र में जाके सदर बना, और दोनों की मेहनत एक जैसी रही, लेकिन वक्त देर से आया। लेकिन शराज, जो आपने बात की है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि अगर मेहनत और लगन के साथ हम किसी चीज़ का तयन कर लेते हैं और एक जहन साजी कर लेते हैं अपनी कि इससे मैंने पीछे नहीं हटना, चाहे जैसे भी हालात आए, मुश्किल हो, मेरे लिए वो एक साजगार माहौल ना भी हो, लेकिन मैंने लगे रहना है। वो खास सिर्फ गेम्स के लिए ही नहीं सेट होता, हमारी ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं पर ये रूल सेट होता है कि किसी भी चीज़ को हमने हासिल करना है तो उसके लिए अंत तक मेहनत ज़रूरी है, और एक माइंड सेट के साथ, एक तरीकाकार के साथ और दुरुस्त समत में हमने एक साथ चलते रहना, और उसके लिए फिर बेलौस हो जाना कि मैंने इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। फ़कत हमारा मकसद हमारे सामने होना चाहिए, और फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है कि वो आपका मेहनतों का तो सिला हर सूरत आपको मिलना ही मिलना है, वो तो रखने वाली है ही नहीं। वो तो जो आप कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो तो उसका डबल आपको अता करती ही करती है। और ये जब गेम्स की बात आ जाती है, स्पोर्ट्समैनशिप की बात आ जाती है, तो यहाँ पर वो चीज़ वैसे ही लागू हो जाती है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे वो वाकया याद आ गया। स्पोर्ट्समैनशिप पे होना मुझे लगता है पॉजिटिविटी की भी निशानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको वाकया कौन सा याद आया? मुझे मोहम्मद अली बॉक्सर का वाकया याद आ गया कि वो बहुत बड़ा मैच था उनका। जी। तो जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनका था कि आज तो काफ़ी अच्छा खासा मैच पड़ेगा और काफ़ी लंबा जाएगा मरला। तो वो मैच जब शुरू हुआ है तो पहले 5 मिनट में ही वो ऐसा पंच मारा है कि वो नॉकआउट हो गया मामला, और पहले 5 मिनट में मैच अपने इख्तिताम को पहुंच गया। तो वो जर्नलिस्ट ने मोहम्मद अली से सवाल किया, जनाब आज तो बड़ा हमने सोचा हुआ था कि बड़ा एंड तक जाएगा मुकाबला, आपने तो पहले 5 मिनट में ही मुकाबला ख़त्म कर दिया, ऐसा पंच मारा है। तो मोहम्मद अली का वो बहुत बड़ा जुमला था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 5 मिनट लाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 20 बरस खर्च किए हैं। तो ये जो मुक्का मैंने पंच बनाया है, इस पे 20 बरस की मेहनत है। तो ये मुस्तकिल मिजाजी हमारी किसी को नजर नहीं आती, मेहनत नहीं नजर आती है। वो जब हमारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, तो फिर लोगों को वही नजर आता है बज़ाहिर। लेकिन हकीकत यही है कि उसके पीछे एक कठिन मेहनत होती है जो कि नज़रअंदाज कर भी दी जाती है, या फिर हम वो दिखा नहीं पाते। लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी हो, अपनी वो कहानियाँ एक सेट कर देनी चाहिए बंदे को कि आपके पीछे वो मेहनत है, वो लगन है, वो हिम्मत है, जिसके बाद आप कामयाब हुए हैं। और कामयाबी कभी भी प्लेट में रखकर नहीं मिलती है, उसके लिए आपको तगोदो तो करनी पड़ती है। और आज आपका दिल भी नहीं करेगा, आपकी तबीयत भी खराब होगी, कभी कभी आप थक भी जाएंगे, यार 10 साल हो गए कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो इस फील्ड को, कुछ और काम करते हैं, कोई जॉब कर लें, कोई नौकरी कर लें। कई लोग कोटे के जरिए खेल रहे होते हैं, रेलवे के कोटे के जरिए, वो फिर कहते हैं यार छोड़ो रेलवे की जॉब कर लेते हैं, वो फिर दे एंड अप डूइंग दैट काइंड ऑफ जॉब। पर देखिए उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। शराज भाई, जो पॉजिटिव इंटेंट है ना एक स्पोर्ट्समैन का, वो बड़ा जरूरी है। इसको यहाँ से पॉजिटिव होना है कि यार अगर मुझे एक जगह पे नाकामी मिली है तो कल कामयाबी मिलेगी। क्या होता स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है? वो ये नहीं है कि सिर्फ आपने जीत को सेलिब्रेट करना है, नहीं, आपने हार को किस तरह से एनालाइज करके उसमें से अपनी खामियों को दूर करके फिर जीत के लिए जाना है। तो कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव इंटेंट और फिर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आपने हार को किस तरह से तस्लीम करना है, ये आपकी किरदार साजी में और माशरती तौर पे आपको माशरे की हकीकतों को फेस करने में भी आपका बड़ा ये साथ देती है। और ये कई लोग आपने देखा होगा कि इनिशियल स्टेज के ऊपर ही वो जब शुरू में हार जीत तो चलती है ना, वो हल्का सा हारेंगे किसी न किसी छोटे मोटे गेम के अंदर, वो वही दिल बर्दाश्त होकर फील्ड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि जी ये मेरे लिए तो हॉकी बनी नहीं है, मेरे लिए तो ये फुटबॉल बना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके अंदर वो स्पिरिट ऑटोमेटिकली इनेड होनी चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिविटी है, उसने रहना ही पॉजिटिव। बिल्कुल, जो भी सिचुएशन हो, स्पोर्ट्समैनशिप जो है इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में उसके अंदर एक मुस्बत सोच होनी चाहिए। जो भी हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं और आपके देखने वालों में, आपके जानने वालों में, आपके अहले खाना के अंदर, आपके दोस्त अहबाब के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसे हैं जो खेलों की दुनिया से वाबस्ता हैं, तो उनको ये हमेशा बताइए कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और आपका जो फोकस है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ फोकस डिस्ट्रैक्ट जो हो जाता ना फिर उसके बाद जब खेलता पंजाब की तरह के हमें मौके मिल जाएं तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इसमें टॉप ऑफ द लाइन कौन सा खेल चल रहा है इस वक्त अगर खेलता पाकिस्तान के वाले? टॉप ऑफ द लाइन जो है वो तो हॉकी फिलहाल चल रही है, एंड उसके साथ साथ अभी फुटबॉल, हमारा कौमी खेल भी है। कौमी खेल भी है, लेकिन जो हमने उसका हाल किया था वो ऐसे कौम अपने जो फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम के साथ हमने किया है, वो तो खैर मैं उस पर क्या कहना चाहूंगा कि वो वहाँ पर जो आखिरी मैच हुआ था वो गालिबन 2015-16 के बाद कोई वहाँ पर मैच नहीं हुआ,
और ट्रक को चेंज हुए अभी 9 साल हुए। अच्छा, वो जो गाड़ी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम नहीं, आपने जो पहले नाम दिया वही ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो उठा के रख दिया, उसकी सारी जो खस्ताहाल रोड के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी लीज पर इन्होंने दी हुई है। और अंदर ये हालात है कि आप बिल्डिंग के किसी पार्ट को यूं हल्का से छुएंगे ना तो वहां से वो बकायदा उसके मलबा नीचे गिरेगा। तो सरिये जो वो पता नहीं नाकिस मटेरियल तब यूज है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जिस तरह की डेवलपमेंट होती है हमें पता ही है कि वो किस तरह की होती है, तो बुरे हालात है। बट द पॉजिटिव थिंग इज कि वो जो पिच नंबर 2 इन्होंने बनाई है मदीना टाउन में हॉकी स्टेडियम की, उस पर कुछ मैचेस हो रहे हैं। ऑल्दो वहां पर जो शायकीन उनके बैठने की जगह नहीं है, वो खड़े होकर देख सकते हैं, कहीं भी ऊपर कोई लाइट्स नहीं है, अगर नाइट के वक्त को मैचेस करवाने पड़ जाए तो वो नहीं हो सकते। बट द थिंग इज कि कुछ ना कुछ हो रहा है। हम थोड़ा पॉजिटिव सोचें कि एक चीज हमारे पास नहीं है लेकिन उसका जो अल्टरनेट उन्होंने हमें दिया है उस पर कुछ ना कुछ हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, हमें खेलते हुए बच्चे चाहिए, हमें उनको चांसेस देने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम चाहिए, तो वो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बाकी फुटबॉल का ग्राउंड फैसलाबाद में सॉरी कोई भी ऐसा वर्ल्ड लेवल का या कोई भी ऐसा इवन कौमी सतह पर भी अगर मैं कंपैरिजन करूं लाहौर के साथ या इवन पिंडी के साथ, जो कि फैसलाबाद के भी बाद में आता है, मिट्टी में खेल रहे होते हैं, मिट्टी में खेल रहे होते हैं। और सोने पे सुहागा ये है और अलमिया ये है कि वहां पर जो पानी सिर्फ लगाया जाता है कि चलो धूल ना उड़े, ये घास नहीं है, ये सितम ज़रीफी है। और खासतौर पर फैसलाबाद के पास कितने खेलों के ग्राउंड्स मौजूद हैं, कितने खेलों के ग्राउंड्स जो हैं वो फुटबॉल के मैच के लिए यूज हो सकते हैं, और कितने ग्राउंड्स की मजीद जरूरत है, कितने को फाल करने की जरूरत है, इस पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अली नारू मौजूद हैं, उनके साथ अरसलान दुरानी मौजूद हैं। खेलों की दुनिया के हवाले से बात कर रहे हैं। फैसलाबाद में खेलों की अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, खेलता पंजाब के तहत उस प्लेटफॉर्म के तहत हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कौन कौन से खेल हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है और किस तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, और कैसे एक रॉ टैलेंट जो है उसको पॉलिश करके इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाया जा सकता है। एटलीस्ट पंजाब हुकूमत ने इसके बारे में सोचना तो शुरू किया खेलता पंजाब के हवाले से। तो हमारे साथ अरसलान दौरान, अरसलान मुझे बताइएगा हमारे पास फैसलाबाद के अंदर कितने ग्राउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं ऐसे जो कि गैर फाल पड़े हुए हैं? जिस तरह से आपने बताया हॉकी स्टेडियम है और उसके साइड पर जो पिच बना दी गई है, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं मेरे ख्याल में गुलाम अहमदाबाद के अंदर में, जहाँ पे इतवार बाजार लगते हैं, हाँ, जहाँ पर स्कूल्स के प्रोग्राम्स होते हैं टेंट लगा के, लेकिन वहाँ पर जिस पर्पज के लिए वो बनाए गए हैं खेलों के लिए, वहाँ पे खेल नहीं हो रहे। अच्छा, जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है ना उनके साथ इन्होंने क्या किया था, ग्राउंड्स भी बनाए थे। अब जैसे अल्फत जलसे भी होते हैं, हाँ शादियां निकाल दी, हाँ, शादी भी होती है, फौतगियां भी होती हैं वो। अच्छा, तो अल्फत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसके साथ ही अल्फत फुटबॉल का ग्राउंड है, लेकिन वो अगर आप देखें, अगर आप वहाँ पर विजिट करें तो आपको लग पता जाए क्या ये ग्राउंड ही है या फिर ये कोई उजड़वी बस्ती का बाकियात। इसको पंजाब में कहते हैं रड़ा मैदान है। रड़ा मैदान है, बिल्कुल। इसी तरह फिर कलीम शहीद, जैसे अभी आपने खुद मिसाल दी कि वहाँ पर बाजार लगते हैं, और ये हमारे बिल्कुल सामने क्रिस्टन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको हमवार सतह ऐसी मिलेगी कि अगर आप दौड़ के जा रहे हैं आपको नहीं पता कि आगे जाके कितना गहरा गड़ा आ सकता है, और ऊपर घास है, आपका पाँव नीचे जाएगा और आपको हैमस्ट्रिंग हो जाएगी उसी वक्त। और बच्चा एक जो फुटबॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए खाली आ रहा है, वो हैमस्ट्रिंग करा के बैठा होगा 3 महीने, उसके तो गए, वो ना स्कूल जा सकेगा, ना वो कॉलेज जा सकेगा, ना वो खेल सकेगा। तो ग्राउंड्स की हालत जो है ना वो बहुत टाइट है। नहीं मुमकिन है उनको मजबूत बनाने के लिए ऐसे ग्राउंड मजबूती यहाँ पर कौन सी हड्डियां तोड़ तोड़ के कौन सी मजबूती देनी। तो जरूरी ये है वो कहते हैं कि बिल्कुल साजगार माहौल में ना खेलो, बंजर मैदान में खेलो ताकि ज्यादा मजबूत बन सके। मजबूती देखिए फैसिलिटीज आप यहाँ पर बस फैसलाबाद में सिर्फ एक एथलेटिक्स का ट्रैक है एस्थेटिक का, जो कि फिरदौस कॉलोनी में है, सईद अजमल एकेडमी के बिल्कुल साथ है। और सिर्फ एक पूरे शहर में 60-70 लाख की आबादी और सिर्फ एक एथलेटिक्स ट्रैक है। और उसकी हालत मैं आपको बताऊं कैसी है कि उस पर जो उसकी ऊपर वाली तय है ना वो सारी उखड़ चुकी है। अब वहां पर जिसने भागना है उसको तो ये सोचकर भागना है कि भाई मैं सड़क पे दौड़ रहा हूँ, मैं ट्रैक पे नहीं दौड़ रहा, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनको दौड़ते हुए देखना, दौड़ना उनका दौड़ना और एक आम इंसान का दौड़ना, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज है। अब उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन भी होती है उनके पास, उनके फिर सर्कल भी काउंट होते हैं, तो उस ऐसे ट्रैक पे दौड़ते हुए तो उनको अपनी जिंदगी के लाले पड़े होते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हुए गिरने के चांसेस होते हैं और जख्मी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ तक कि जो उन्होंने शूज पहने होते हैं बाज़ ये होता है कि वो उनके जो थंब होते हैं उनको वो इंजर कर देते हैं और बड़ी बुरी तरह से कर देते हैं, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस होती नहीं है नीचे, वो ग्रिप नहीं रहती, वो फ्रिक्शन होती है और
स्लिप होता है पाँव जब स्लिप होगा तब उसको क्या होगा, उसको उसकी जो थंब उसमें इंजरी होगी, पाँव से उसको रोकने की कोशिश करनी है, स्लिप को उसको रोकने की कोशिश करनी है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका थंब जो है वो इंजर होगा। कितने एथलीट्स ऐसे हैं जो कि होते रहते हैं, इंजर होते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो उस पर इनको काम करने की जरूरत है। देखिए, आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपके पास सोर्सेज मौजूद है, उनको बेहतर करने में क्या आपको दिक्कत क्या है, मुश्किल क्या है? कोशिश करें, कुछ बात करेंगे तो बात छिड़ेगी ना। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो खैर फैसलाबाद तो एक आध चक्कर लगाते हैं, जब उनको कोई इफ्तिताह वगैरह करना हो करवा के चले जाते हैं, और वो भी उसमें इतनी बड़ी करप्शन होती है। अब अच्छी बात यह है कि कुछ टेंडर्स वगैरह तलब जरूर किए गए हैं महकमा यूथ अफेयर्स और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज में, जिनमें गुड थिंग ये है कि अब ये पैच 2 पर भी थोड़ा बहुत काम होगा, लाइट्स पर और सिटिंग पर अराउंड। चलो, जो हॉकी स्टेडियम उस पर तो काम नहीं करवा रहे कि उसको जो आस्ट्रो ट्रफ है उसको नया डलवा दें या कुछ मरम्मती काम को शुरू करवा लें या कुछ बेहतरी लेकर आ जाएं, लेकिन जो मौजूद है, जिस पर ऑलरेडी मैचेस चल रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए कुछ जो है अमाउंट है वो रखी गई। इसके अलावा जो ये हमारा क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसके लिए भी कुछ रकम मुख्तस की गई है, और गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, फिर अलफतह जिसकी अभी मैंने आपको मिसाल दी है, इस पर कुछ बजट रखा गया। अब होप्सो को टेंडर जारी हो। अच्छा, मैं लगे भी। अली नारू, मुझे बताइएगा, हमारे हमसाए में है क्रिसेंट ग्राउंड जो है, और क्रिसेंट ग्राउंड में मैंने देखा यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो खेलते हैं, क्रिकेट भी होती है यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर इसको एक ग्राउंड की शक्ल क्यों नहीं दी? इतना बड़ा ग्राउंड है, मैंने देखा उसके अच्छा खासा, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो आपकी ये पूरी आबादी जो है यहाँ पे, वी हैव टू मच पॉपुलेशन, अगर मिलत चौक के बारे से बात करें, वो इस ग्राउंड से मुस्तफीद हो सकती है। शिराज, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है। अगर क्रिसेंट ग्राउंड का जो एरिया है इसको ही सही कर लिया जाए और इसमें बेहतरी लाई जाए तो हम इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हो सकते हैं। ना सिर्फ इससे, बल्कि अगर आपने गौर किया हो कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अपने जो ग्राउंड होते हैं वो बहुत बड़े एरिया पर मुश्तमिल होते हैं, बहुत बड़े खासे बड़े होते हैं, उनका एरिया काफी ज्यादा होता है। और वहां पर अगर हमने सिर्फ घास उगा देना मकसद रह जाता है हमारा कि उसमें ग्रीनरी है तो वो ग्राउंड है, तो वो ग्राउंड नहीं है। उसमें बाकायदा खेलों के लिए उसका जो हयातें हैं वो मुख्तस कर देनी चाहिए कि इसके लिए ये गेम होगी, इतने एरिया में ये गेम होगी। तो वो क्या है, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहां से हमें बच्चे निकलते हुए दिखाई देंगे जो फुटबॉल के लिए जाएंगे, हॉकी के लिए जाएंगे, बैडमिंटन के लिए जाएंगे, क्रिकेट के लिए जाएंगे। जैसे अरसलान ने अभी जिक्र किया वो ट्रैक का, तो ट्रैक बनाना तो कोई काम ही नहीं है ग्राउंड्स में, वो तो आपने साइड पे बनाना है एक, और ग्राउंड इतने इतने बड़े हैं माशाल्लाह से हमारे जो स्कूल्स के हैं। लेकिन वो क्या है कि जब स्कूल टाइम है तो वो स्कूल टाइम में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी फ़कत 1-2 गेम्स के लिए, बकिया उसमें कोई बुनियादी तौर पर फिक्स नहीं किया गया कि यहाँ पर ये गेम होनी है। और ना ही हमारे स्कूलों में इतना कोई रुझान है। वो अपनी जो अगर मेरी नीयत है मैंने कोई गेम करनी है तो मैंने कोई कर ली, उसके लिए एक हुक्मनामा जिसे कहते हैं ना, वो होना चाहिए कि जनाब इस क्लास से इतने बच्चे हैं, इस क्लास से इतने बच्चे ये गेम में आएंगे, इस क्लास से इतने बच्चे ये गेम में। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, हमारे स्कूल के अंदर पीटी लेसन होता था। बिल्कुल, यस। आजकल वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। वो होता था कि 12 साढ़े 12 बजे जब आप पढ़ के थक जाते थे और अभी 2 घंटे होते थे छुट्टी होने में, तो आपको एक ब्रेक मिलती थी, लाइन बना के वो आपको ग्राउंड में लेके जाते थे और आपके वहां पर आपको कोई मुख्तलिफ मैचेस होते थे, फुटबॉल्स होते थे, क्रिकेट होती थी, इतना मजा आता था, वो बड़ी पॉजिटिव आप एक दफा रिफ्रेश हो जाते थे। लेकिन आजकल तो बच्चों को, एक तो स्कूल्स हैं गली मोहल्लों के अंदर, ग्राउंड्स नहीं है, सिमेटेड घरों के अंदर स्कूल बने हुए, और प्लस वहां पर कोई ग्राउंड नहीं है, और ग्राउंड ना होने की वजह से कोई पीटी लेसन नहीं होता, ना स्पोर्ट्स टीचर होता। स्पोर्ट्स टीचर भी होता है तो वो बस राइट लेफ्ट कार्डियो करवा देता वहीं खड़े खड़े। वो उसका क्या फायदा आपको? आपने जब, मैं वही बात करता हूँ, जब बच्चा, एक स्कूल का बच्चा ग्राउंड में जाता है तो वो सिर्फ ये नहीं सीखता कि स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, वो बहुत कुछ सीख रहा होता है, वो फेलर को कैसे उसको फेस करना वो सीख रहा होता है, उसमें जो उसकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है वो हो रही होती है, थॉट की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, इंटेंट उसमें का बेहतर हो रहा होता है। तो एक फैक्टर नहीं है कि ग्राउंड में जाना क्यों जरूरी है। कि हमारे जो वालिदैन हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि जब वो किसी स्कूल के इंतखाब करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो हर एंगल से उस स्कूल का जायजा लें। फ़कत एक पढ़ाई ही नहीं होती, वहाँ पर आपके बच्चे की तरबियत भी होनी है, वहाँ पे अपने बच्चे की ग्रो भी होनी है, वहाँ पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप सोच सकते हैं। और एक स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है मतलब कि वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं है,
अगर गली मोहल्ले की जैसे भी आपने निशानदेही की है, तो वो तो वाकईतन अब जो रुझान बढ़ता जा रहा है, सरकारी स्कूलों का जो हिसाब है वो पढ़ाई को मलूज़े खातर रखते हुए, फ़कत पढ़ाई को ही मलूज़े खातर रखते हुए हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमने अपने पास वाले सरकारी स्कूल को छोड़कर जो गली में हमारा स्कूल है प्राइवेट, हमने उसमें पढ़ाना है। कमोबेश बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो जाए, उसका मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो बन जाएं, और उसके बदले में हम वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जो कि उसकी हेल्थ के रिलेटेड हैं, जो कि उसकी सेहत के रिलेटेड हैं, जो उसके माइंड के रिलेटेड हैं, जो बच्चे के माहौल के रिलेटेड है, वो सारी की सारी नफ़ी हो जाती है फ़कत एक हम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं तो वहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए, कमोबेश जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको तब तक इजाजतनामे नहीं जारी होने चाहिए या एनओसी नहीं मिलना चाहिए उन स्कूल्स को जिनका अपना ग्राउंड नहीं है। ये बहुत जरूरी है, इसको ओवरलुक किया जा रहा है। दैट शुडंट बी ओवरलुक, ये ओवरलुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगर आपके बच्चे की नहीं होगी, उसने 2 बजे स्कूल से आना है, आके घर बैठना है, उसने सोफे पे बैठ जाना है, या टीवी देखते रहना है, या उसने मोबाइल फोन पर लग जाना है, या उसने वीडियो गेम्स खेलते रहनी है, शाम में उसने होमवर्क करना, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राउंड्स का इंतखाब, जहां हम देखते हैं सिर्फ टीचर अच्छे हैं जी स्कूल के, इस वजह से स्कूल में पढ़ाना है, ये देखना जरूरी नहीं है, ये देखना जरूरी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर खेलों के मैदान नहीं है, खेलों की एक्टिविटीज नहीं होती, उस स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों का इंतखाब ना करिए। पीटी लेसन होता है जहां पर बाकायदा बच्चों को खिलाया जाता है, ऐसे स्कूल का इंतखाब कीजिए। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज बट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ अली नारू मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर अली अरसलान दुरानी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स के हवाले से अली नारू ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट जो रेस किया, वो ये किया कि स्कूल्स का इंतखाब करते वक्त, बच्चों के स्कूल्स का इंतखाब करते वक्त स्कूल के ग्राउंड को जरूर देखिए। अगर जो ग्राउंड मौजूद है उस स्कूल के अंदर, अपने बच्चे को वहां पर जो है वो दाखिल करवाएं, उसका एडमिशन कराएं, और इसका फॉलोअप जरूर लीजिए कि उस बच्चे को खेलों की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज होना आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नोट कर लीजिए, दिस इज नॉट समथिंग वेरी इजी, इसको इजी लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। हम लोग बच्चों को फोन दे दिया, उसके बाद हम लोग बरी जिम्मा हो जाते हैं कि भाई बस अब 3-4 घंटे मेरे सुकून से गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका दिमाग जो है वो माउफ हो रहा है, ये मुझे लगता है। असलान, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। देखें, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बेहतर होती है, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ उसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। बच्चे जब ग्रूम हो रहे होते हैं, जब वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं, अब अपनी जो स्किल्स उनको डेवलप कर रहे होते हैं, ये एज वैसी होती है, तो इसमें जो फिजिकल एक्टिविटीज उनको होना बहुत ज़रूरी है। जब वो मोबाइल फ़ोन में लगा रहेगा तो वो एक रूम में बैठ के, एक सर्टन जगह पे बैठ के, एक स्पेसिफिक स्क्रीन ही देखता रहेगा, तो उससे उसका दिमाग जो वो सिर्फ उस तक ही महदूद हो जाएगा। क्योंकि दिमाग को आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ताकत रखी है, उतना एक्सप्लोर होगा। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है कि ये एक जगह पे आकर रुक जाता है। तो मोबाइल फ़ोन से उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर जैसे कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ज़्यादा देखने से उसके जो आई को देखने की बसारत, क़ुव्वत बसारत, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो कमज़ोर होती है उसकी एज के साथ साथ, बाद में बड़े मसाइल होते हैं। फिर उसमें जो रेज निकल रही होती है फोन से, मुसलसल नजर रखने की वजह से वो आंखों को बड़ा मुतासर कर सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि एक टाइम हो, यू कैन यूज मोबाइल फोन बट इन अ गुड वे। आप कुछ अच्छी चीजें देखें एक सर्टन टाइम के लिए, बट उसके बाद आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई इंटरेक्टिविटी लाजमी तौर पर होना जरूरी है। उससे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी ग्रूम करते हैं, सीखते हैं। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट खेलने वाला बच्चा है, वो अगर एजुकेशन में कोई बहुत अच्छा नहीं भी है, वो पास जरूर हो जाएगा, और वो उसके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, और वो आगे आपको यूं उसकी तरक्की होती देखेंगे आप, वो कहीं रुक नहीं जाएगा। अब मोबाइल फोन में क्या है कि ये पेरेंट्स का भी बड़ा इसमें किरदार है कि वो बच्चों को बताएं कि ये चीज आपको, ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये आपको सब कुछ नहीं दे सकता। आपको एट द एंड जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे हम बैठे हुए हैं, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको सुन रहा हूँ, मेरी कितनी सारी हिस्से जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। तो जब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है या पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, जब बच्चा होता है तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज़ों को सीखता है, वो सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सीखता है। मोबाइल फोन में अपना सारा का सारा वक्त गुजार के वो इन चीज़ों से महरूम रह जाता है। वो पब्लिक इंटरेक्शन, वो जाके ग्राउंड में फैसले लेने की जो डिसीजन
टेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें उसको वो वैसा इंपैक्ट नहीं पड़ता उसका, क्योंकि मोबाइल फोन तो उसने क्या डिसीजन लेना है, वहां पर उसने डिसीजन लेना है कि यार मैंने कौन सी बॉल करवानी है, मैंने कौन सा ट्रिप खेलना है, मैंने अपनी टीम को लीड किया। लीडरशिप की क्वालिटीज आती हैं बच्चों में स्पोर्ट्समैनशिप से, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से। तो लीडरशिप की कॉन्फिडेंस हो गया, इसके साथ साथ जैसे अभी मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सब की सब चीजें जो है ये मोबाइल फोन से छीन लेता है। माँ बाप कितना उनको सिखाएंगे कि बच्चा ये नहीं करो, ये करो, वो करो, वो एक दायरे में रह जाएगा। तो दायरे से निकलने के लिए जरूरी है कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसको ग्राउंड्स में भेजा जाए, और ग्राउंड्स में जाके उनकी ये सारी की सारी चीजें, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी, उसकी थॉट्स ग्रूमिंग होगी, और सारे का सारा बच्चा जो है, देखिए जब बच्चा आपका जो है ना वो ग्राउंड में जाके खेलता है ना, तो अपने जैसे बहुत सारे दीगर टैलेंट्स को भी देख रहा होता है, अपने जैसे बाकी बच्चों को भी देख रहा होता है। जब वो घर में बैठा होता है, वो कमरे में बंद होता है, तो उसका दिमाग होता है सिर्फ, और वो कमरे की चार दीवारी होती है, और वो मोबाइल फोन होता है। तो उसका दिमाग जो है वो सिर्फ मोबाइल फोन के अंदर धंसा रहेगा, और वो अकेलापन का शिकार भी हो जाएगा। उसको अकेलापन ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो जब बाहर लोगों में निकलता है ना, क्योंकि अकेलापन जो है ना वो एक सजा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपने सुना होगा, टर्म जो है वो यूज होती है कि वो आपको कैद में बंद कर देते हैं 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, और किसी से इंटरेक्शन करने नहीं देते। यू आर बीइंग आइसोलेटेड ना, आइसोलेट कर देते हैं। तो ये एक सजा है बेसिकली। तो मैं चाहूंगा अलीना इस पर भी रोशनी डालेगा कि अकेलापन और वहां पर अपने जैसे टैलेंट को मिलना, फिर एक्सप्लोर करना चीजों को, कितना जरूरी। अच्छा देखें शिराज, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं ये समझता हूं कि मेरे मुआशरे में एक जो छोटा इज़म है कि घर के कोई भी काम है हमारा, कुछ भी है, तो हमने उसको इंप्लीमेंट करना है छोटे पे। कोई भी मामला है हमारा, छोटे पे कर दो, कोई भी चीज़ है इस पे कर दो। तो जब भी कोई मुआशरा तश्कील पाता है, मुहज़्ज़म मुआशरा तश्कील पाता है, या मुहज़्ज़म मुआशरा तरक्की करता है, तो वो मजमूई मुआशरा तरक्की करता है। उसमें छोटे तरक्की नहीं करते, वो पूरे का पूरा मुआशरा एक इन्वायरमेंट होता है जो आगे बढ़ता है। अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, तो वो अगर घर का बड़ा 10 घंटे यूज़ कर रहा है, और वो छोटे को कहे तुमने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, ये तुम्हारी नज़र ख़राब कर देगा, ये तुम्हें ये कहेगा, तो उसने तो जो देखना है उसने वो करना है। इसी तरीके से अगर ग्राउंड्स हैं हमारे, या कुछ भी चीज़ है, तो वहाँ पर फ़कत बच्चों का काम नहीं है। ये मेरे मुआशरे में चीज़ क्यों पनपती जा रही है कि ग्राउंड में नौजवान ही जाएगा या बच्चा ही जाएगा, ग्राउंड में बुजुर्गों का क्यों काम नहीं है? ग्राउंड में हमारे जो बड़े हैं लोग, या जो भी एज फैक्टर, जिस भी एज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, फिटनेस तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो 50 साल का है या 60 साल का है, गेम्स एक अलग हो गया। लेकिन हमने ग्राउंड जो अपने वीरान हैं उनको अगर हमने उनकी रौनकें बढ़ानी है, उनको आबाद करना है, वो जो वीरानी है वो ख़त्म करनी है, तो इसके लिए वहाँ पर सिर्फ बच्चों का होना ज़रूरी नहीं है, नौजवानों का होना ज़रूरी नहीं है। आप देख लें, यूरोप कंट्रीज़ देख लें, आप कोई भी मुल्क देख लें, आपको तनासुब बराबर ही नज़र आएगा पब्लिक का। वहाँ पर बुजुर्ग भी नज़र आएंगे, छोटे भी नज़र आएंगे, बड़े भी नज़र आएंगे, दरमियानी एज से भी ताल्लुक़ रखने वाले नज़र आएंगे। तो क्या है एक सेहतमंद मुआशरा। तो बच्चों की गेम्स के लिए तो ग्राउंड्स हैं ही ग्राउंड्स, लेकिन एक लोगों के लिए मखसूस नहीं है, वहाँ पर सब होने चाहिए। जब हमारा मजमूई मेरे घर का माहौल ऐसा होगा कि मेरे वालिद साहब उठ के एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, सुबह मेरा भाई जा रहा है, और मेरी वालिदा भी जा रही हैं एक्सरसाइज के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं छोटा, मैं देख रहा हूँ उनको, तो मेरा अपने आप एक अंदर से आएगी फील कि मैं भी जाऊँ, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी काम है तो वो अडॉप्ट बड़े ही करते हैं, छोटे देखते हैं उनको, वो खुद ब खुद, ये 50% यही मार्जिन होता है कि उसने खुद ब खुद वो करना ही है जो उसका बड़ा कर रहा है। तो इससे हटकर वो कोई भी पहलू हो, वो गेम्स हैं हमारी, मोबाइल फोन्स हैं, या कोई भी हमारी आदत है, कुछ भी चीज़ है, तो वो आदि तो हमें घर से ही मिल जाती है, हमारे माहौल से ही मिल जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, जब हम गेम्स का तज़किरा कर रहे हैं फिल वक्त, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हमारे घरों में जो ग्राउंड की जानिब जाने का रुझान है, जो एक्सरसाइज है, जो खुद को फिट रखने के लिए कोशिशें हैं, और फिटनेस तो इस पर हमारी जो नमाज है वो भी कहीं ना कहीं ये फिटनेस की तरफ ले ही आती है। हमें मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं दीन इस्लाम से भी कि आपने किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना। और एक बैठा हुआ आदमी, एक सुस्त आदमी और एक महदूद आदमी, और वहाँ पर जहाँ पर आपका सवाल है कि अकेलेपन का शिकार आदमी, वो तो मुसीबतों की जड़ है, या यूँ कहें कि बीमारियों को दावत देने वाला काम है कि आप तन्हाई पसंद हो गए या कुछ हो गया। हाँ, तन्हाई पसंद, वो दीन वाला पहलू अलग, वो मुराकबा उस जानिब नहीं मैं जा रहा, लेकिन ये स्पोर्ट्स के लिहाज से मुआशरती तौर पर हमें इज्तमाही तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, ना फ़कत कि किसी एक पर जिम्मेदारी डालकर खुद बरीउज़्ज़मा हो जाना। खुद हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे भी हमारे साथ बढ़ेंगे, और बाहैसियत मुआशरा जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो बच्चों को है वो एक्टिविटीज़ के अंदर ग्राउंड्स मुतारिफ करवाए जाएं। क्यों? ग्राउंड्स के करीब जो घर होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप ग्राउंड के अंदर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं
उनको बरकरार रख सकें। अरसलान, कंक्लूड कर दीजिएगा कि एक स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे शो को देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ क्रिकेट में, फुटबॉल के अंदर, हॉकी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी न किसी मैच के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, नए नए जवान हो रहे हैं, 15-16 साल के हैं, वो इस क्रिकेट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर खेलना चाह रहे हैं और ये खेलता पंजाब से मुस्तफीद होना चाह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए या उनके वालिदैन को क्या करना चाहिए? अभी तो रजिस्ट्रेशन खत्म होगी, पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, लेकिन ये है कि खेलना है तो फिर कहीं भी जाके खेलें। जरूरी नहीं है कि आप इंतजार करें कि कोई आके आपको लेकर जाएगा। फैसलाबाद में इतने सारे क्लब्स हैं, क्रिकेट के 48 से ज्यादा क्लब हैं जो कि आपको क्रिकेट सिखाते हैं, आपको समझाते हैं और आपको ग्रूम करते हैं, आपकी क्रिकेटिंग करियर को ग्रूम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आप जाएं, अपना गेम शुरू करें। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो फैसलाबाद में तकरीबन कुछ 17 ऐसे क्लब्स हैं जो कि क्रिकेट के साथ साथ जो फुटबॉल है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आप जाएं, फुटबॉल के क्लब्स में जाएं। देखें, आप अपने तौर पे स्पोर्ट्स ना करें, आप जाएं और जाके खेलें। आपके पास जो दूसरा टैलेंट अभी आपने बात की है, तो मुकाबले होते होंगे तो आपको ज्यादा अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलेगा, अपनी खामियों को बेहतर करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। तो मौके मौजूद है यहाँ पर। आप जिसकी जो इंटरेस्ट है, किसी को बैडमिंटन का है तो वो उस तरफ जाए, मौजूद है। जाने की जो जहमत है वो करें। जाने की जहमत तो आपको ही करनी पड़ेगी, आपको उठाकर कोई लेकर नहीं जाएगा। एक चीज ये, और दूसरी चीज जब हमने जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है वो है आपका कंसिस्टेंट रहना। किसी भी मामले के अंदर कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। इसके साथ साथ हम अली नारू का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे रिपोर्टर, उनके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा टाइम दिया, शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है और हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी है। हम बात कर रहे थे खेलों के हवाले से, खेलों की सरगर्मियों के मौक़ों के हवाले से और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। बच्चों को किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज द सोशल मीडिया इज कंसर्न, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को सोशल मीडिया के ऊपर पूरे दिन के अंदर कुछ वक्त दें कि वो खास तौर पर अगर कुछ गेम्स खेलना चाहते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करना चाहते हैं, कोई सर्टेन एज से ज्यादा बड़े हैं तो फिर उनको ये इजाजत दें, उनका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि वो इसके अंदर एक्सेस चले जाएं। अगर वो एक्सेस करेंगे तो भी गलत है, अगर वो खेलों की तरफ ही सिर्फ एक्सेस कर देते हैं तो भी गलत है। वो खेलों की वजह से अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर दें, वो खेलों की वजह से अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर दें। 4 घंटे सो रहे हैं, सुबह फजर के वक्त उठ रहे हैं और जा रहे हैं उसके बाद खेलने के लिए, ऐसा भी नहीं है। आप उनको प्रॉपर स्लीप भी दें। हर चीज के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, एक म्यान रवि के साथ जो है वो चलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी मौजू के ऊपर हमने बात की है। इस मौजू के ऊपर दोबारा से गुफ्तगू मैं इस वजह से करना चाह रहा था क्योंकि ये इतना अहम इंपॉर्टेंट है, इतना अहम इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जो है इसको हम ओवरलुक कर देते हैं। हर घर के अंदर इसको ओवरलुक किया जाता है। बच्चों की सारा दिन क्या एक्टिविटीज होती है इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि वो उनकी बुनियाद होती हैं। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर बच्चे की फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। वंस ही विल टर्न इनटू अ मैन, जब वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो नहीं होंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये स्किल्स, ये तमाम की तमाम सलाहियतें जो हैं वो बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंगेज रखें, उससे काम करवा लें, उससे काम करवा के फिजिकल एक्टिविटी में उसको इंगेज रखने। वो बहाना ही होगा ना, कोई ना कोई बहाना होगा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएगा, नीचे होगा, उसकी हार्ट रेट ऊपर चला जाएगा, दिस इज हाउ ही इज गोना वर्क आउट। उसको कहीं ना कहीं जिम जाने का कहें, फिटनेस क्लब ज्वाइन करने का कहें, क्रिकेट खेलना कहें, उससे पूछें वो कौन सा खेल खेलना चाहता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की सब्जियों के भाव के हवाले से। रेट लिस्ट के मुताबिक क्या रहेंगी फ्रूट्स के रेट और सब्जियों के रेट, खासतौर पर बात करें तो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक साइड पर गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि हमने जो है महंगाई कम कर दी है और महंगाई जो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, और दूसरी साइड पर अगर रियलिटी ऑन ग्राउंड देखा जाए, जमीनी हकाइक देखे जाएं, तो सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब की जेब जो है वो इजाजत नहीं देती है सब्जियां खरीदने की। तो लिहाजा आज के भाव के हवाले से बात करेंगे हमारा सेगमेंट आज के भाव में।
हमारे साथ अली नारू मौजूद हैं। अली नारू, हमें अपडेट कीजिए, क्या रेट रहेंगे आज के भाव के हवाले से? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज भी 4 रुपए महंगा होता 497 से बढ़कर 501 रुपए फी किलो हो गया है। मार्केट में 500 से लेकर 510 रुपए फी किलो तक में दस्तयाब है। इसके साथ साथ फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो आलू 2 रुपए सस्ता होने के बाद 90 से कम होकर 88 रुपए और बाजार में 120 रुपए में बेचा जा रहा है। प्याज 2 रुपए महंगा होता 130 से बढ़कर 132, बाजार में 140 रुपए। इसके साथ साथ टमाटर 5 रुपए महंगा होकर 105 से 10 और बाजार में 130 रुपए के लगभग फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 460, बाजार में 600। लहसन चाइना अपनी साबक कीमत पर कायम रहता हुआ 590 और बाजार में 700 के लगभग फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना अपनी साबक कीमत पर कायम रहता हुआ 100 रुपए और बाजार में भी 100 रुपए का ही दस्तयाब है। इसके साथ साथ सब्ज मिर्च बगैर किसी रद्दो बदल के 190 और बाजार में 280। बंद गोभी 10 रुपए सस्ती होने के बाद 85 से 75, बाजार में 110। फूल गोभी अपनी साबका कीमत पर कायम रहती हुई 105, बाजार में 120। घिया कद्दू की कीमत बगैर रद्दो बदल के 70, बाजार में 100। शलजम 5 रुपए सस्ता होने के बाद 85 से कम होकर 80, बाजार में 130। खीरे साबका कीमत पर कायम रहते हुए 65, बाजार में 80 रुपए के लगभग फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ शिमला मिर्च जो 410 रुपए फी किलो रही है और बाजार में कमोबेश 560 रुपए में बेची जा रही है। फलों की कीमतों की बात की जाए तो सेब गाचा साबक की कीमत पर कायम रहता हुआ 225 रुपए और बाजार में 230 रुपए के लगभग 240 रुपए के लगभग फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेब काला कोल्लू 230, बाजार में 250। केला साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 125, बाजार में 130 रुपए फी दर्जन। अनार कंधारी 30 रुपए महंगा हुआ है 220 से बढ़कर 250 और बाजार में 270 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद साबका कीमत पर कायम रहते हुए 110, बाजार में 130। अंगूर टाफी 80 रुपए महंगा होने के बाद 160 से बढ़कर 240, बाजार में 350 के लगभग फरोख्त किया जा रहा है। नाशपाती अपनी साबका कीमत पर कायम रहते हुए 170 और बाजार में 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मजमूई तौर पर मुर्गी की कीमत में आज दोबारा से इजाफा देखा गया है। फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया। अली नारू हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें अपडेट कर रहे थे आज के भाव के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने सब्जियां खाना कम कर दी हैं या चिकन खाना कम कर दिया। ऐसा है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है। जहां पर लोग 1 किलो आलू खरीदते थे, 2 किलो आलू खरीदते थे, घर में उनके 10 या 5 अफराद होते थे, आज वो है वो 1 पाव पे आ चुके हैं। टमाटर 1 खरीद कर जाते हैं लोग। लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग 1 टमाटर खरीद कर लेके जा रहे हैं हांडी पकाने के लिए। यानी कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब देती चली जा रही है। यही वजह है कि मैल न्यूट्रिशन जैसे मसाइल जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर पैदा हो रहे हैं। बच्चों की जितनी खुराक होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बच्चों को दूध जो है वो पानी में मिक्स करके दिया जा रहा है ताकि आज का दिन किसी ना किसी तरीके से जो गुजर जाए, कल देखी जाएगी, फिर कल अल्लाह ताला जो है वो हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वसीला बना देगा। और लोगों का सीजन के बावजूद सीजनल सब्जियां आई हैं और सीजनल सब्जियां भी नहीं बिक रही हैं। उसकी वजह यही है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। और आज सीजन के हवाले से बात करें तो कई कारोबार भी ऐसे हैं जो सीजन के बावजूद भी नहीं चल पा रहे हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे। उनका सीजन मौजूद है और उसके बावजूद साल में सिर्फ वो 2-4 महीने आते हैं। वो 2-4 महीने भी अगर दिहाड़ी नहीं लगनी कारोबारी हजरात की, ताजरों की, तो फिर जो है वो किस तरीके से कारोबार चलेगा या सर्कल किस तरीके से चलेगा बिजनेस का, तिजारत का, ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम सीजन के बावजूद कारोबार क्यों नहीं चल पा रहे इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आज हमारे मेहमान बराजमान हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। मिर्जा शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद जो कि सदर हैं बानो मार्केट के ताजर रहनुमा। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ हमारे साथ विराजमान है राना उमर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं बानो मार्केट के साथ साथ ताजर रहनुमा। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? मिर्जा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों के सीजन के बावजूद कारोबार नहीं चल पा रहे। बानो मार्केट की बात करते हैं, फैसलाबाद और बानो मार्केट। बानो मार्केट मतलब ब्राइडल वेयर्स, यानी वहां पर शादी के जोड़े जो है वो मिलते हैं और शादियों का सीजन अब चल रहा है। उसके बावजूद हमारे ताजिर जो है वहां पर बड़े खुश दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह से वो पिछले सालों में खुश होते थे। यही 3-4 महीने होते हैं कमाई के, इसमें भी खुश नहीं है ताजिर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद में सबसे बड़ी मार्केट है बानो मार्केट, ब्राइडल के हवाले से तो बड़ी अच्छी मार्केट थी, बड़ा अच्छा कारोबार था। मगर कुछ सालों से आप देखेंगे जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो हम बड़े बहरान में हैं। आपने जैसा फरमाया कि सीज़न के दिन है और वाकई सीज़न के दिन है और हम सारा दिन कस्टमर को देखते रहते हैं, कस्टमर नहीं आता।
इसकी बेसिक वजह है महंगाई। आप देखें कि खाने पीने की जो अशिया है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करने में नाकाम है। जब तक आप खाने पीने की अशिया कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा काम तो ब्राइडल का है, वो तो एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए ना। तो खुशियों का है, बंदा कहता है कि खुशी है तो पैसे एक्स्ट्रा खर्चें, कोई बात नहीं। जब लोगों का अपना जो चूल्हा नहीं चलता तो ये काम कैसे करेंगे? लोग गुजारा करते हैं, रेंट पे आ गए हैं, सादगी से करते हैं। और बेशक हमारा जो ताजा छोटा तबका है ना बानो मार्केट, वो दो ज़्यादा परेशान है, जिसके ऊपर किराए बहुत ज़्यादा हैं। बिल आप देखें कितने आ रहे हैं। लोगों ने यकीन करें कि अपने सोने की बालियां जेन्युइन, ये झूठ नहीं है, जेन्युइन मेरी मार्केट में लोगों ने सोने की बालियां, मोटर बाइक, एसी लेके किस्तों पे लेके बिल जमा करवाए, फिर वो बेचारे किस्तों में फंसे। ऐसे बहुत से मसाइल हैं, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब आती है वो अपने अवाम का ख्याल करती है, फजीलतियाँ देती हैं, रिलीफ देती हैं, मगर हमें ताजरों को रिलीफ नहीं अभी तक मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा जो मसला बताया है मिर्जा साहब ने, वो है बिजली के बिलों का मसला। बिजली के बिलों का मसला किस हद तक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ताजर की जो कैपेसिटी है, उसकी कुव्वत खरीद है, क्योंकि आपकी इनकम जो होती है वो आपकी बेसिकली बाइंग पावर होती है ना, कि आपने एक सर्कल बनाया होता है, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये हद तक खरीद सकता हूं, और इस हद तक एक महीने के अंदर मेरे अखराजात हैं। तो वो जब अखराजात इंक्रीज होंगे, खासतौर पर बिजली के बिलों के मद में, तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। राना उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि बानो मार्केट में, हालांकि अब सीजन चल रहा है, हम ये सोच रहे थे कि चलें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अच्छा नहीं गुजरा, तो ये जो साल का एंड होता है, जब शादियों की सीजन पीक पर होते हैं, जब ट्रैफिक चलती हुई आपको नजर आ रही होती है और चौथी गाड़ी आपको सजी हुई नजर आती है कहीं ना कहीं बारात पे जाने के लिए, मार्कियां भरी होती हैं, तो वो सीजन होता है शादियों का, और उसमें तो ग्राहक बहुत ज्यादा रुख करता है मेरे ख्याल में बानो मार्केट का। खासतौर पर फैसलाबाद की बात करें तो मेरे ख्याल में दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। जी, फैसलाबाद जी एक बड़ा शहर है, और ब्राइडल के हवाले से जो बानो मार्केट है ये एक बहुत बड़ा बाजार है ये फैसलाबाद में। दूसरे शहरों से जो छोटे शहर हैं जैसे सरगोदा, ये आगे मियाँ वाली, झंग वगैरह, ये सबसे लोग जो है ना यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं, स्पेशली ब्राइडल लहंगों के हवाले से। मगर बदकिस्मती से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस महंगाई ने हमारी गरीब बहनों बेटियों के जो ख्वाब थे ना वो छीन लिए। ये शौक़ होते थे उन्हें अपने शादी पे दिन को यादगार बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा लहंगा बनाना, सूट बनाना, बल्कि जो उस शादी पे जो इनवाइटेड उनके रिलेटिव्स होते थे वो भी उस शादी के लिए बड़े शौक़ से ये पूरे करते थे। लेकिन अब तो बदकिस्मती से ऐसे है कि हम भी सारा दिन बाजारों में ग्राहकों को देखते हैं, ताड़ते हैं कि कोई ना कोई जो है ना आए बिल, और इसने तो कह लें कि ये बस करवा दी है एक फैमिली का। जब मीटर उतर जाएगा तो वही शौक तो नहीं ना पूरा करेगा। बिल्कुल, ये बदकिस्मती है जी, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और सेकंडली भाट साहब, मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, फैसलाबाद जो है ना जी, ये 8 बाजार जो हैं ये होलसेल के हर लिहाज से जो है ना एक अहमियत रखते हैं। तीसरा बड़ा सनती शहर है, इसमें दूसरे शहरों से लोग आते हैं अपनी छोटी छोटी दुकानों, छोटे छोटे कारोबारों के लिए खरीदारी करने के लिए। और यहाँ एक तो उन्हें प्रॉपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या बाकी है, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट ही नहीं मुहैया करती कि वो आए। सबसे पहले तो उन्हें यही इशू रहता है कि हम गाड़ी कहाँ पार करें। हाँ, सबसे पहले तो आते के साथ ही बाजार के अंदर पार्किंग का मसला होता है, पार्किंग का मसला होता है। इन इश्यूज को सॉल्व करेंगे तो जो छोटे ताजर है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर मैं मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, मेरे ख्याल में दुकानदारों ने भी अब गाड़ियों को छोड़कर मोटरसाइकिलों पे आना शुरू कर दिया और लिफ्ट लेके मोटरसाइकिल वापस चले जाती है। जी जी, बाजार में उनको उतार के वो बेचारे पैदल आते हैं अपनी दुकान के ऊपर और फिर फोन करते हैं मुझे आके लेके चले। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि हम 8 बाजारों के ताजर हैं, हम अपनी फैमिली को बाजार में नहीं लेके आ सकते, इतना रश है, इतनी आपका नजायज तजावजात लगी हुई हैं, तो कस्टमर कैसे आएगा? हमारे पास जो कस्टमर मार्केट में आता है ना, वो मजबूरी से आता है। मैं आपको बताऊं, ज्यादा तो गाड़ियों में बैठते हैं, माटों में चले जाते हैं,
जैसे कि बिजली के बिल है ना, मैं उसको ऐसे आपको बताता हूँ, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मसाइल एक तरफ रख दें और मिडिल तबके के हम जैसे लोगों को बिजली के रेट एक तरफ रख दें, मसाइल एक तरफ है, यानी गैस के मसले, रोटी पानी के मसले, सब कुछ एक तरफ है, हमारे लिए बिजली के बिल एक तरफ रखने, ये मसला है। मतलब इनकम से ज्यादा तो अब एक्सपेंस हो गए। अब घर के चूल्हे चलाएं या अपने शौक पूरे करें? मसला जो है वो बहुत ज्यादा संगीन होता चला जा रहा है, और खासतौर बिजली के बिलों के हवाले से बात करें तो बिजली के बिल एक तरफ हैं और तमाम के तमाम दीगर मसाइल जो है वो दूसरी तरफ हैं। यानी सिर्फ बिजली के बिल जो है उन्होंने जीना मुहाल कर रखा है ताजरों का। ताजरों को मजीद क्या मसाइल है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज बट आपको खुशामदीद कहता है। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, तिजारत के हवाले से, तिजारती मसाइल के हवाले से, उनके सोल्यूशंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मिर्जा शहबाज अहमद साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ राना उमैर साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताजरों के मसाइल के हवाले से। सबसे बड़ा मसला आपने बताया कि बाजार की अप्रोच ही जब सही नहीं होगी, आसान नहीं होगी, तो खरीदारी कौन करने? आप हमेशा वहीं पर दुकान बनाते हैं जो अप्रोचेबल हो, जो इन मिडल ऑफ वहां पर हो, जहां पर लोगों का आसानी से अप्रोच हो जाए, एक अच्छी जगह पर हो। सबसे पहले बिजनेस चलाने का या कोई प्रोडक्ट बेचने का जो एक शर्त होती है, कंडीशन होती है, वो आपकी जगह होती है। तो आपकी एक जगह ही अगर इतनी कंजेस्टेड एरिया में होगी या वहां तक लोगों की रसाई नहीं होगी, तो फिर आप अपनी चीज बेच कैसे सकेंगे? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक हर्डल है। तो पहला स्टेप ही आपका सही पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले तो आना है लोगों ने 8 बाजारों के अंदर, उसके बाद आप बानो मार्केट में आना है ना। पहले 8 बाजारों के अंदर आना है, उनको जगह नहीं मिलनी, गाड़ी अपनी पार्क कहां करनी है। और जिस तरह से आपने बताया कि 40% 30% ग्राहक जो बाहर से आता है, बाहर से आता है, उसने बाहर से आना तो गाड़ी पे आना है, ठीक है, बाइक पे तो नहीं आना। उसने गाड़ी आगे कहीं ना कहीं पार्क करनी है, उसको पार्किंग प्लाजा ही नहीं मिलता। आपको लगता है पार्किंग प्लाजा बहुत बड़ा मसला बन चुका है? बहुत ज्यादा बड़ा मसला है। फैसलाबाद का आप देखेंगे तीसरा बड़ा शहर है, संती टैक्स देने वाला शहर है। उसके बावजूद मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं हमें इग्नोर किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, क्यों होता है फैसलाबाद के? तो आप देखेंगे कितना बड़ा 8 बाजार हैं, आप आउट ऑफ सिटी से कस्टमर आते हैं, तो जब आप पार्किंग देंगे तो लोग कहां आएंगे? मसाइल जो 1 मिनट में हल हो सकते हैं अगर इंतजामिया चाहे। आपको याद होगा कि हमें फैसलाबादियों को नहीं पता था डीसी का ओहदा क्या होता है। जब नसीम सादक साहब एक डीसीओ आए थे ना, तो लोग आज तक उनको याद रखते हैं। वो सिस्टम के साथ नहीं चले थे, सिस्टम को उन्होंने ठीक किया था। जो बंदा काम करेगा, तारीख और लोग उन्हीं को याद रखेंगे। आप देखें कि डीसी सागर अपना काम करना चाहे, शहरों की क्या हालत है, नजायज तजावजात कितने हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, और जो अदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। और हम ताजर लोग हैं, हम चाहते हैं हमारा फैसलाबाद साफ हो, जो नजायज तजावजात खत्म होनी चाहिए। जब खत्म होगी, हमारे 8 बाजारों का फ्री जोन कर दें, इसके नजायज तजावजात खत्म, गाड़ी अंदर आनी चाहिए, ट्रैफिक इसमें पार्किंग होनी चाहिए। जब लोगों को आप पार्किंग देंगे ना, तो आपका कारोबार बढ़ेगा। ये जो रेडी छाबड़ी वाले लोग लगा के बैठे हुए हैं ना, ये ताजर लोग नहीं है ना, ये इनकी कोई ताजर नुमाइंदा की नुमाइंदगी करता है। ये टीएमए के लोग हैं, वही चाहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट खत्म ना हो, क्योंकि आपके प्रोग्राम जारी रहे, क्योंकि इनका सिस्टम चलता है, आपको पता है। तो वो जो आपको पता है, जो अक्सर ये सिस्टम चलता है मंथलियों का, और ये जो उनके जुर्मानों के नाम पे, इस वजह से ये चाहते नहीं हमारा फैसलाबाद साफ हो। उमैर साहब ये बताइएगा कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि तजावजात भी बहुत बड़ा मसला है, और फैसलाबाद का ये वो मसला है जो मुझे लगता है कि जितनी देर से मैं सहाफत में हूं उतनी देर से वो हल नहीं हो पाया, और क्या पता वो उससे भी 10-15 साल पुराना हो। तो ये कोई ऐसी गवर्नमेंट इसको हल क्यों नहीं कर पा रही है? तजावजात क्यों नहीं हम खत्म कर पा रहे, खास तौर पर 8 बाजारों में से? देखिए जी, जो तजावजात का इशू है ना, ये आप सही कह रहे हैं, बहुत पुराना इशू है। जब से हम इस बाजार में कारोबार करते आ रहे हैं, तब से ये इशू है। कोई बंदा आता है 4 दिन के लिए शोर मचाता है कि जी ये हो गया, वो हो गया, इसे गिराना है, इसे करना है, अपने आने की एक दफा बताता है, लेकिन बाद में जो है ना वही रवानगी से वही निज़ाम वही दोबारा चलता रहता है। ये तो प्रॉपर बैठ के इन्हें सोचना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि ये देखें, 8 बाजारों के पास सिर्फ एक बदकिस्मती से पार्किंग प्लाजा है, जो कि अभी तक बना ही नहीं है। कहाँ गाड़ी खड़ी करें, कहाँ वो करें,
ये 1 मिनट नहीं लगता है हमारे बाजार के बाहर, जैसे ही वो गाड़ी आपको लगता है उसका फायदा उठा रहे हैं वो गैर कानूनी पार्किंग? जी जी बिल्कुल, 100 रुपए देते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये मैं कहता हूँ ये हमारी ट्रैफिक पुलिस भी ये एक अदारा था जो कि एक निज़ाम को मैनेज करता था, लेकिन अब तो ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला अदारा बन गया है। 1 मिनट नहीं लगता है, कस्टमर आता है, उसकी गाड़ी उठाई जाती है, वो बेचारा सूट भूल जाता है, वो अपनी गाड़ी के पीछे भाग जाता है। ये पार्किंग प्लाजे को फंक्शनल करना चाहिए। जगह है या तो हो ना कि हमारी गवर्नमेंट के पास फैसलाबाद के इर्द गिर्द, बाजारों के इर्द गिर्द जगह ना हो, इनके पास जगह है। सेकेंडली बदकिस्मती से ये है कि जी जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है बाउंड्री नहीं करते उसे कि वो अपनी पार्किंग जो है ना वो खुद मैनेज करें। जैसा कि उमैर भाई ने आपको बताया ना, 8 बाजारों में 20% गवर्नमेंट की जगह मौजूद है। कारपोरेशन की लगा लें आप, किसी और महकमा नहार की लगा लें, उसको आप करें, प्लान करें। उसके बाद ताजर तो साथ देने के लिए तैयार बैठे। मैंने तो ये सच सुना था, चैम्बर में एक ताजर थे, उन्होंने कहा जी आप जगह मुख्तस करें, बना के हम देते हैं, हम देते हैं, यहाँ तक तैयार। हम लोग ताजर लोग खुद कहते हैं, हम आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहते हैं कि हमें जगह दें, हम खुद उसको बनाएंगे। ये ना जी, हमारे शो में जो है आपको लाइव ऑफर मिल गई है कॉर्पोरेशन को, बाकी तमाम इदारों को, कि जी आप हमें जगह दे दीजिए, उस जगह के ऊपर पार्किंग बनाना और उसको स्ट्रक्चर करना तो ताजरों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। हमें कोई जिम्मेदार बंदा डीसी साहब दे जगह तो प्रॉपर हमारे हैंड ओवर करे, हम ताजा लोग उसकी खुद डेवलपमेंट करेंगे, खुद उस पर सारा खर्चा करेंगे, उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को देंगे, हम खुद भी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का फायदा करेंगे, पाकिस्तान का फायदा करेंगे। ये पाकिस्तान हमारा घर है, ये फैसलाबाद हमारा घर है। बिल्कुल सही। जब आप अपने घर को अच्छा सोचेंगे तो फिर ये निजाम चलेगा। जो लोग हर बंदा पाकिस्तान को अपना घर समझेगा तो फिर ये निजाम समझेगा, चलेगा ये। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखें ताजर खुशहाल होगा ना तो वो आसानी से टैक्स देगा। जब ताजर खुशहाल नहीं होगा ना, सच्ची में वो खुदकुशियां करेगा, वो मर जाएगा। सभी भी लोग दे रहे हैं लेकिन खुशी से नहीं दे रहे, ग्रजिंगली दे रहे हैं, उनसे जबरदस्ती लिया जा रहा है। ग्रजिंगली दे रहे हैं, ग्रजिंगली नहीं, वो लविंगली दे रहे हैं। हम चाहते हैं हम टैक्स दें, लेकिन वो ग्रजिंगली इस वजह से दे रहे हैं कि वो जो टैक्स देता है उसको बेचारे को कॉर्नर कर दिया जाता है। और इस गवर्नमेंट के साथ जो ताजर हजरात होते हैं ना, वो तो हमेशा कोऑर्डिनेशन में चाहते हैं कि हम इनके साथ बैठें, जो मसले मसाइल हैं सारे मिलकर हल करें, क्योंकि इनमें ताजरों का भी फायदा है। लेकिन हमें ऐसा एनवायरनमेंट ही मुहैया किया जाता। मिर्जा साहब ये बताइएगा कि पार्किंग प्लाजा अगर बन जाता, मुझे लगता है आपके आधे मसाइल तो हल हो जाएंगे। आधे नहीं, पूरे मसाइल हल हो जाएंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आपके पास अभी ग्राहक वही आ रहा है जो बेचारा रक्शे पे चल के आया, उसने रक्शे से वहां पर ड्रॉप हुआ, रक्शे वाले को पैसे दिए, पैदल चल के खवातीन जो होती हैं खासतौर पर वो आपके बाजार तक आ गई। जो गाड़ियों वाले लगता है मुझे ऐसा कि कई दिन में ऐसी परसेंटेज भी होगी, मुझे नहीं पता परसेंटेज कितनी होगी, लेकिन ऐसे ग्राहक भी होंगे जो इस वजह से आपकी दुकान तक नहीं आते होंगे क्योंकि उनकी रसाई नहीं है। वो कहते होंगे यार गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी जिस तरह उमैर साहब ने कहा गाड़ी उठा के कोई ले जाएगा, गलत पार्किंग कर दी मैंने, इधर लगा दी गाड़ी। शराज भाई यकीन करें, औरतों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, आप गाड़ी की बात करते हैं। ओहो, आप बोना बाजार ले लें, रिगल रोड ले लें, जंग बाजार ले लें, अनारकली ले लें, आप ये बात गाड़ी की बात करते हैं। मैं कहता हूं जो इज्जतदार औरतें इस वजह से नहीं आती कि वहां पे रश इतना, पैदल नहीं गुजर सकता इंसान। ये तो बड़े मसाइल हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचे और फैसलाबाद की आवाम के बारे में सोचे। देखें ये जो रश आप बता रहे हैं ये तो पार्किंग से नहीं, ये आपके तजावुजात से खत्म किया। हाँ, तजावुजात अगर आपके हट जाएं तो जगह इतनी स्पेशियस। मैं कहता हूं, मैं ताजर हूं, मैं कहता हूं हमें कूलर बाहर रखने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम बात इंग्लैंड की करते हैं, यूरोप की करते हैं, तो इधर क्यों नहीं हम इंप्लीमेंट कर सकते? आप देखें फैसलाबाद में मोटरवे है ना, ये आप जाते हैं वहां पे हमें सारा कानून याद आता है, बेल्ट लगाना, और रोडों पे हमें नहीं याद आता। जैसे ही हम मोटरवे से बाहर निकलते हैं साथ ही हम बेल्ट खोलते हैं, एक दो दफा हॉर्न मारते हैं किसी, हम वापस आ गए अपने शहर। वजह क्या? उधर कानून है, हमें कानून चाहिए अमल दरामद वाला। यही वजह है कि आपके, मेरे ख्याल में राना उमैर साहब ये इसको मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि आपके 8 बाजारों के अंदर वार्डन्स की कमी भी बहुत ज्यादा है। जितना रश ज्यादा है उतने वार्डन उतनी कमी ज्यादा है। हाँ, वो वार्डन्स की वहां पर तवज्जो मैंने देखा है कि अगर मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने जी बिल्कुल, इसका चलान कर लो, उसका टारगेट पूरे करके फिर वो किसी न किसी जगह पे बना ले लेते हैं, सस्ताते हैं, बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि ये ऐसे होना नहीं चाहिए जी। मेहर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। हमारी एक छोटा सा बाजार है भट्ट साहब, हमने अपनी मदद आपके तहत
वहाँ सारे काम किए हैं। वहाँ हमने वाटर कूलर कस्टमर्स के लिए, वहाँ हमने लाइट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, वहाँ हमने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किए हैं, वहाँ CCTV कैमरे लगाए हुए हैं अपनी मदद आपके तहत। अगर यही एसोसिएशन है जी अगर यही गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बाजार से बाहर भी कर सकते हैं, हम वो पार्किंग के हवाले से भी कर सकते हैं, हम उधर भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नुमाइंदा ना तो हमसे रब्ता करता है, ना ही हमें टाइम दिया जाता है। सच्ची में जो आपसे कहूँ तो ये तो इन्हें सोचना चाहिए जी कि ये अगर ऐसा रहेगा तो फिर ताजर तो पिस जाएगा। ताजर तो पिस जाएगा। वाकई में ताजरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कई ग्राहक इस वजह से नहीं आते जिनकी अप्रोच नहीं है, कई ग्राहक इस वजह से नहीं पहुंच पाते, रास्ते में चालान हो जाता है, कई ग्राहक इस वजह से नहीं आ पाते क्योंकि उनके लिए वो जगह ही नहीं है, रश इतना ज्यादा, वो कहते हैं यहां से खरीदारी करनी 1000-1500 महंगा खरीद लो लेकिन किसी मार्ट से खरीद लो। हालांकि ये सस्ती मार्केट भी है और सबसे बड़ी मार्केट भी है। ये मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि खुद चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चर जो खुद कर रहा होता है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज होती है। यहां पर बड़े बड़े वो शहरों से लोग आते हैं, यहां से थोक की प्राइसेस के ऊपर खरीद के, होलसेल प्राइसेस के ऊपर खरीद के सूटों को, लेडी सूटों को दूसरे शहरों में जाके महंगे दामों बेचते हैं। तो ये एक बेसिकली सेंट्रल पॉइंट है जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की बात करें तो कपड़े की बात ना करें तो ये ज्यादती होगी। तो कपड़े के रिलेटेड ताजर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इतनी बड़ी कपड़े की मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, वो किस तरीके से फ्लो करती है, किस तरह से काम करती है, बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मार्केट का सदर हूँ, तो हमारी एक इंतजामिया है, लोग हैं, तो हम अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। जितना मेहर भाई ने बताया, इलेक्शन हर साल होते हैं, इलेक्शन हर 2 साल बाद होते हैं। और वाहद हमारी बानो मार्केट है जहाँ जमहूरियत है। आप पूरे 8 बाजारों में ले लें, खुद साख्ता ही सारे सदर हैं। हाँ। ये मैं आपको बताऊं, हमारी बानो मार्केट इलेक्शन के थ्रू हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने हमें इलेक्शन के थ्रू 21 वोटों से फतह दी है। जबरदस्त। तो हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उसमें हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। हम अपने बाजार की बेहतरी के सोचते हैं, जिसमें हमारे जैसे मेहर भाई ने बताया कैमरे हमने 40 लगाए, LD लाइटें लगाई हैं, उसके बाद आग वो बजाने वाले सिलेंडर होते हैं वो 4 रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, और मार्केट को हमने जो धूप के लिए छत डाली हुई है और पानी रखा हुआ है। इस तरह हम बेहतरी के बारे सोच रहते हैं, हम मार्केट के बारे नहीं। हम ताजर हैं 8 बाजारों के, हम 8 बाजारों को इस तरह करना चाहते हैं, मगर हमसे कोई फायदा तो ले, कोई अच्छा बंदा आए हमारे साथ। एक तो आपकी बानो मार्केट अंदर से रास्ता जाता है ना, एक बाहर की तरफ से कोतवाली रोड से आता है, कोना बाजार से आता है। अच्छा, कोतवाली रोड से जब आते हैं तो वहां पे सिग्नल भी है, वहां पे ट्रैफिक वार्डन भी काफी खड़े होते हैं, और वहां पर कई वो बाइक्स और गाड़ियां पकड़ के वहां ले जाकर खड़ी कर दी जाती है, पॉइंट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई कस्टमर्स को वहां से भी अप्रोच करने की इजाजत नहीं दी जा रही होती। हाँ जी, कोई रोकने की किसी भी हद तक कोशिश की जा रही होती है कि जी उसके सामने जो बानो मार्केट के सामने एक नहरी क्वार्टर है, आपने देखा होगा, सिविल क्वार्टर जिसको कहते हैं, वहां पे पार्किंग लगाई हुई है गवर्नमेंट की कि कस्टमर को थोड़ी सी सहूलत उधर दी हुई है। वो अर्बनें लगी हुई है, वो हमें पार्किंग लगाने नहीं देते। अगर गवर्नमेंट चाहिए, डीसी साहब चाहिए, आप देखें करोड़ों रुपए की जगह पड़ी हुई नहरी क्वार्टर है, अगर उसको थोड़ा सा ओबलाइज कर दिया जाए ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, यकीन करें प्लाजे की भी जरूरत नहीं है, वहां पे पार्किंग लग सकती है। काफी जगह है वो। मैं कहता हूं पूरे उधर की 8 बाजारों की नहीं 4 बाजारों की पार्किंग वहां लग सकती है। जबरदस्त, ये तो बड़ा जरूरी है आपकी। मैं तो कहता हूं कि बानो मार्केट के रिलेटेड भी जितने बाजार है उनकी भी पार्किंग वहां पे हो जाएगी, लोग पैदल आराम से आसानी किसी खौफ के बगैर जो है वहां पर शॉपिंग कर सकेंगे। अभी इन मसाइल के ऊपर बहुत गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे मौजू ऐसे हैं, पहलू ऐसे हैं जिनको गुफ्तगू करना बाकी है, लेकिन एक छोटा सा वक्फे पे आप दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। मिर्जा शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है, राना उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू कर रहे हैं हम तजारती मसाइल के हवाले से। 8 बाजारों के अंदर खास तौर पर बानो मार्केट के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ी मार्केट है ब्राइडल वेयर के हवाले से, और यहाँ पर दीगर शहरों से लोग आते हैं शॉपिंग करने के, जो यहाँ से कपड़ा खरीद कर लेके जाते हैं अपने शहरों में और वहाँ जाकर फिर इसका कारोबार करते हैं। आप सोच सकते हैं कि होलसेल के ऊपर यहाँ पर कपड़ा मौजूद होता है, यहाँ से ब्राइडल वेयर्स मिलते हैं, लेकिन ये मार्केट भी जो है इस वक्त वो ज़बू हाली का शिकार है। वो क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि बिजली के भारी भरकम बिल है, बाजार तक लोगों की रसाई नहीं है, पार्किंग प्लाजा का मसला जो है वो हल हो नहीं पा रहा। ये तमाम मसाइल है जिसकी वजह से मिलकर बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होते चले जा रहे हैं। मेरे साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने बताया जिस तरह खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग करने के लिए आती है और ये मार्केट भी बहुत बड़ी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं,
गोदाम इनके अपने होते हैं या ये आउटसोर्स करवाते हैं चीजें? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइनिंग के हिसाब से बहुत आगे है। हम बहुत बड़ी मार्केट जो लाहौर की वो फैसलाबाद से अपना मैन्युफैक्चर करवाती है, यहाँ से डिजाइनिंग करती है। इस्लामाबाद से लोग आते हैं, तो हमारे फैसलाबाद में बड़े काबिल लोग हैं। ये बड़ा आर्ट है, बड़ा ये अच्छा काम है। ये मुगल आजम दौर का ये काम था, तो ये कढ़ाई करना साल में एक जोड़ा बनता था। अब ये वामुनास में आ गया, तो फैसलाबाद में बड़े अच्छे कारीगर हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ से काम बनता है। खुद हम करवाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, हमारी अपनी भी डिजाइनिंग है, कुछ डिजाइनर के होते हैं। तो बहुत मेरा ख्याल है लाहौर के लोग, दुकानदार 40 से 50% फैसलाबाद से परचेज करते हैं। फैसलाबाद के लोग वहाँ बना के देते हैं। इस्लामाबाद आते हैं लोग, यहाँ पे खरीदारी करते हैं। हमारा फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता वैसे ही सनती शहर है, वहाँ पे वैसे भी हमारा ये मशहूर शहर है। राना उमैर साहब, बानो मार्केट में ऐसी ऐसी दुकानें भी देखी हैं जहाँ पर लोगों ने सर्दियों में भी इन्वर्टर एसी चला के रखे होते थे हीट पे, जी, और आज ये हालात आ गए कि गर्मियों में भी एसी बंद होते थे और दरवाजे खुले होते थे कि जी पंखे चल रहे हैं। तो हालात मतलब कह सकते हैं कि अब लोगों के वैसे नहीं रहे, जिस तरह से इनकम्स वैसी, जिस आप कह रहे हैं कि अखराजात जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं, तो फिर गुजारे के लिए ही कारोबार चलाने पड़ते हैं। 30-30 सालों से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किस तरह से इस प्रोफेशन को छोड़ सकते हैं? जी ऐसे ही है बट साहब, क्या करें, काम भी तो यही करना है ना। मसला ये है कि हमारे जो सीज़न होता है ये शादियों से रिलेटेड होता है। हमारा जो काम है ना जी, शादियों से रिलेटेड होता है। ये 5-6 माह 8 माह का सीज़न आता है, जिसमें ये हमारे जो दुकानदार हैं ये भरपूर काम करते हैं, और जो अगले जो 4-5 माह का मंदा होता है ना, वो आराम से बैठ के एसी चला के वो से वो एंजॉय करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस दफ़ा तो कह लें कि एक तूफान आ गया है महंगाई का जी। एसी चलाना क्या, लोगों ने बिल अदा करने के लिए वही एसी बेचे हैं, जो लगाए थे वही एसी बेचे हैं। अब कस्टमर्स को भी वो एक अच्छा पुरसकून एनवायरनमेंट देना है हमें, ताकि वो सुकून से बैठ के खरीदारी कर सके। क्या करें, बड़ी परेशानी है हमारे लिए। ये सारे मसले मसाइल हैं, कोई महंगाई के है, कुछ ये पार्किंग के हवाले से हैं, कुछ नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से हैं। ये सारे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी जो वो सेल की रिश्वत है वो बहुत गिर गई है। अगर ताजर खुश नहीं होगा ना जी, तो फिर आगे हमारे चूल्हे कैसे चलेंगे? आपके कारोबार से कई लोग वाबस्ता हैं। सभी मुझे मिर्जा साहब बता रहे थे कि हम आउटसोर्स करवाते हैं, कारखाने होते हैं, हम लोगों को ऑर्डर देकर बनवाते हैं। माहिर किस्म के लोग बैठे हैं जी, जो अपने हाथ से जो है ना वो ऐसी ऐसी नोक पलक ऐसे ऐसे काम बना देते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज को सी देते हैं ना, वो भी उन तक असर जाता है जी। आप एक दिहाड़ीदार बंदा है, वो परेशान हो गया है। यकीन करें, जो आपकी खुशियों में शामिल होता है कि आपकी बेटी को लहंगा बना के दे, जो कारीगर है, जो हाथ से काम करता है, जो सुई से आप उसके हालात देखें ना, वो 2 वक्त की रोटी से तंग है, 2 वक्त की रोटी से तंग है। उसने बड़ा अरसा लगा के इसकी सीखी होती है। ठीक है, वो कारीगर है, एक फनकार आदमी है। और आप कारखानों की अगर हालत देखें ना, हमारी हालत तो आपके सामने है, तो उनकी हालत क्या होगी? तो बड़े ये अफसोसनाक बात है भट्ट साहब कि वो जो पहले जो सीख चुके हैं ना, बस वही है। आगे वो आगे शागिर्द, कोई नया बंदा, कोई नया बच्चा, लेबर नहीं आ किसी को वो आगे सिखा ही नहीं कि इस काम में आगे को मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है आगे इस काम में। अच्छा, तो ये हाँ जी, कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि ये काम बनाने वाले बंदे नहीं होंगे, वही मशीनों का दौर होगा, वही मशीनें पे काम बनेंगे। वो जो हाथ हैंडमेड जो होता था, एक कलाकारी होती थी, एक आर्ट है जी, एक आर्ट है। और जब आप उनको कहते हैं कस्टमर को कि दिस इज हैंडमेड, जब उसको बताते हैं कि ये चीज बनी हुई है, ये हैंडमेड बनी हुई है, तो वो उस चीज से जितना इंप्रेस होता है, तो वो मेरे ख्याल में उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है। लेकिन आज जो है उसकी वैल्यू खत्म होती चली जा रहा है, ये कह रहे हैं। और उसकी वजह से वो जो डिजाइनर, जिसका वो टैलेंट होता था, जो फोर फादर से अपने सीख के आया होता था बेचारा, वो आज जो उसके घर के ऊपर जो है वो 2 वक्त का जो अगली नस्ल को सिखाएगा ही नहीं। वो कहेगा कि आपने क्या करना, ये आप जाएं कोई मशीन। अगर आजकल जो ये दम तोड़ती जा रही है रवायत, आजकल जो आप डिजाइनर ड्रेस आ रहे हैं ना, वो हैंडमेड नहीं है, वो मशीन से बनवाते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी फीलिंग करवाते हैं, फोटोशूट करवा लेते हैं, तो वो चीज बिकती है। मगर असल चीज जो हैंडमेड है ना, वो खत्म होता जा रहा है। कुछ चीजें होती हैं शादियों के ऊपर जो है वो पैसे से मुंसलिक नहीं होती, वो आपकी जो बच्ची होती है उसकी ख्वाहिशात से मुंसलिक होती हैं, और उसकी ख्वाहिश की मतलब ये इस पे पैसे नहीं लगते, उससे ज्यादा पैसे नहीं लगने, यानी उसने मैचिंग
करनी है अपने सूट की, और सूट के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है उसकी, अपने जहां पर उसने काउच पे बैठना है, सोफे पर, वो जो वहां वलीमा होना है या निकाह होना है, उससे अपनी मैचिंग करनी है। तो ये कलर मैचिंग जो है, इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगते। और ये एक रिवायात है, ये बच्ची की, जिसको पंजाबी में कहा जाता है कि उसकी रीजें होती हैं, ये उसकी ख्वाहिशात रिवाज होता है और रस्म रिवाज होता है, ये उसने पूरे करने होते हैं। लेकिन आज हालात ही हो चुके हैं कि लोग जो है वही लहंगे, वही सूट जो है अपनी बच्ची के लिए, जिसको संभाल के रखते थे और 10 साल बाद अलमारी खोलते थे, ये तुम्हारे शादी का सूट है, शादी का उसको एक बड़े सिंबल ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर मोस्टली ऐसा होता है। आज जो है वो उसको किराए पे लिया जाता है, आज ढूंढा जाता है किसी वाकिफ से ले लो, 2-3 दिन बाद वापस कर देना। हालात ये लोगों के हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में जो है वो किस तरह से वो बिजनेस सर्वाइव करेगा जो वाकई में इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है। और वो हालात आपके सामने बता रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट बैठे हैं हमारे साथ बानो मार्केट के, जो बता रहे हैं कि हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि लोग अपने घरों की चीजें फरोख्त करके ताजर जो है वो अपने बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। मुझे मिर्जा साहब ये बता दीजिएगा कि कौन सा ऐसा मसला है, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं, आप गिने तो जी ताजरों के तजावजात के मसाइल हैं, गैर कानूनी पार्किंग के मसाइल हैं, बाजार तक रसाई नहीं है, फिर बिजली के बिल हैं, कौन सा ऐसा मसला है जो सबसे पहले जिसके ऊपर तवज्जो दे गवर्नमेंट या इंतजामिया, जिले इंतजामिया तवज्जो दे, तो आपका मसला जो है किसी हद तक हल हो सकता है। इस पर मैं बात करना चाहूंगा, इसका जवाब लेकिन मैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद लूंगा। छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मिर्जा साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ राना उमैर साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं मार्केट के हालात के हवाले से। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले मिर्जा साहब से सवाल करना चाह रहा था, मिर्जा साहब ऐसा कौन सा मसला है जिसके ऊपर सबसे पहले तवज्जो दी जाए तो 5-6 महीने में हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कोई एक मसला, क्योंकि मसले बहुत सारे हैं, हमें किसी एक के ऊपर फोकस करना है। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान को सबसे पहले चाहिए कि बिजली के रेट कम करने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ठीक, नीचे लेके आना है। जब ये बिजली के रेट नीचे आ जाएंगे, आप सारे मसले हल हो जाएंगे, चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चर बढ़ जाएगी, खुशहाली आएगी। तो मैं कहता हूँ लोगों की 50% से 60% तक टेंशन दूर हो जाएगी, महंगाई भी कम होगी। बिजली पे सबसे पहले रेट कंट्रोल करने चाहिए, नीचे आने चाहिए, मैं समझता हूँ पहले बिजली। और गवर्नमेंट ने जो, पंजाब गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि 200 यूनिट आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो भी खत्म कर दिया, वो भी देना चाहिए गवर्नमेंट। वो रिलीफ जो है वो सिर्फ 2 महीने रहा और वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ था। और वैसे भी वो मैं कमर्शियल सार्फिन के लिए नहीं था, वो घरेलू सार्फिन के लिए था। लेकिन फिर समहाउ आपके सब कनेक्टेड इस वजह से, क्योंकि आपके मुलाजमीन है, तो आपसे तनख्वाहें एडवांस मांगेंगे, सर जी बिजली का बिल जमा कराना। तो ये इस तरह के मामला जो है वो बहुत सारे होते हैं। राना मैं सब इसमें भी एडिशन कर दीजिएगा, बाजार का कौन सा ऐसा मसला है जो सबसे ज्यादा, सबसे पहले हल तलब है? यही है जी, ये बाजार के मसले तो हैं। मैं कहता हूँ ये पूरे मुल्क के मसले जो है ना, वो सबसे ज़्यादा महंगाई है, और उसमें सबसे जो मेन किरदार अदा करता है वो हमारी बिजली और पेट्रोल है। बिल्कुल सही। इनको कम होना चाहिए। हम जो निचले तबके तक जो है ना वो खुद ब खुद रिलीफ मिलती जाएगी। अगर यही अप रहेंगे तो नीचे वाला तबका तो वैसे ही खत्म होता जा रहा है। मैं एक बात यहाँ ऐड करता जाऊँ कि ये हमारा जो बाजार है ना जी, यहाँ ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही जो है ना वो लहंगे या ये काम हैंडमेड काम नहीं देता, बल्कि यहाँ से बैरून मुल्क बहुत काम जाता है। हाँ, और हमारे इस काम को बट साहब इंडिया के निस्बत हमारे पाकिस्तान के इस काम को ना, हैंडमेड काम को ज्यादा पसंद किया जाता है। अब वो भी कम होता जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो मुगलियाई कल्चर जो चलता आ रहा था ना, उसकी हमारा जो पाकिस्तान के अंदर कल्चर था ना वो खत्म होता जा रहा है, मशीनों के लाइफ में दोबारा जाते जा रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल में। राना उमैर साहब ने जैसे बताया कि और मेरे कई जानने वाले खुद अपने भी हैं जाती तौर पर, जो लंदन में एक्सपोर्ट करते हैं और बने बनाए उनके स्टिच जो है यहाँ से पार्सल होके जाते हैं, और वहां से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू जनरेशन की शक्ल में ना सिर्फ ताजर जो है फलते फूलते हैं, बल्कि हुकूमत को रेवेन्यू मिलता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदारा इसके ऊपर आंखें खोलने की जरूरत है और इनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है, ताकि ये लोग जो हैं ये आगे चलकर इस इंडस्ट्री को ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बल्कि पूरे दुनिया तक फैला सकते हैं। और फैसलाबाद के ऐसे ऐसे डिजाइनर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स, जिनके डिजाइन जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, ड्रामों में यूज होते हैं। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं कि जी हमारे ये डिजाइन जो हैं वो फलां ड्रामों के अंदर यूज हो रहे हैं, फलां ड्रामों के अंदर यूज हो रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री में जाके यूज होते हैं। इसके ऊपर कल्चर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और आपने बताया कि बिजली के बिल जो हैं
वो सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, सबसे बड़ा मसला जो बिजली का, आप इस वक्त मेरे ख्याल में 65 रुपए फी यूनिट देना, 60-65 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 70 प्लस ही है, 70 प्लस है। यानी कमर्शियल रेट के वाले से बात करें तो 70 रुपए का फी यूनिट अगर आप खरीदेंगे, कैसे मुमकिन है कि आप अपना कारोबार भी चला पाएंगे, अपने कारोबार के अंदर बेहतरी भी लेके आ सकेंगे। कारोबार अब घसीट ही रहे हैं सिर्फ, मेरे ख्याल में जी, घसीट चल तो नहीं रहा, घसीटा जा रहा है उसको, जितना घसीट सकते हैं, जहां तक घसीट सकते हैं, कोई पता नहीं अगली पॉलिसी क्या आनी है। तो मैं ख्याल में बिजली के बिल जो हैं अगर उनकी प्राइसेस कम हो जाए, कुछ सब्सिडी दे दी जाए, हो सकता है कि ऐसा कुछ आपको कमर्शियल सार्फिन को कुछ ऐसी सब्सिडी दे दी जाए कि 6 महीने के लिए आपके बिजली का यूनिट जो है वो इतना रुपए कॉस्ट किया जाएगा, या इतने पैसे जो हैं या इतने यूनिट आपके अगर आप इतने से कम चलाते हैं, जैसा इन्होंने घरेलू सार्फिन को दिया था 200 यूनिट का, कमर्शियल भी देना चाहिए, कमर्शियल भी देना चाहिए। मैं समझता सब्सिडी से बेहतर है या कोई ऐसा काम करना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। सब्सिडी भी बोझ पड़ता है ना। हाँ, मैं समझता हूँ सब्सिडी खत्म हो जानी है, खत्म हो जानी, ये कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ वो उधार लेके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ है ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ खा लिया। देखो साढ़े तो वो जो कस्टमर्स को 200 यूनिट का रिलीफ दिया था ना, वो आज उनका कीमा निकाल के अल्लाह लिया जा रहा है। ये देखें, ये चीजें वो रिलीफ ना दें, आप ऐसा सब्सिडी ना दें, आप रेट नीचे करें, रेट नीचे लेके आए। जब आप नीचे आ जाएंगे ना, लोग भी जवान हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, लोगों की टेंशन भी कम हो। अब यकीन करें, जिससे पूछ ले वो तेरा बिजली का बिल कितना आया, वो तेरा ही कितना आया, एक दूसरे को यही पूछते पे हैं। पहले आप देखें फैसलाबाद में इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी बिलों की वजह से, आज दुकानें बंद हो रही हैं, यानी ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, नीचे और यकीन करें, मेरे एक जानने वाले हमारे मोहल्लेदार हैं, वो गरीब लोग, उनका मीटर उतर गया, 5 माह हो गए हैं, 5 माह हो गए उनका मीटर नहीं लग सका। उन बेचारों ने क्या किया, मकान बेच के फिर अपना मीटर लगवाया और कहीं दूर चले गए, सिर्फ उनको मीटर ना लगने वजह से अपना घर चेंज करना पड़ गया। यानी अब ताजिर जो हैं वो सब्सिडी नहीं मांगते आपसे, वो कहते हैं हमें सिर्फ परमानेंट रिलीफ दें, चाहे थोड़ा दें, लेकिन परमानेंट रिलीफ होना चाहिए। और परमानेंट रिलीफ मिलेगा तो ही, उमर से उसको कंक्लूड कर दीजिएगा कि आपके बाजारों के अंदर जितने भी मसाइल हैं, अगर चलें हम लोकल मसाइल, ये तो बिजली का मसला हो गया ना, लोकल इंतजामिया के जिम्मे कौन सा ऐसा मसला है जो हल तलब है? सर ये सबसे पहले तो मैं ये आपको पहले भी बताया कि ये हमारी पार्किंग का इशू है। बाइक्स इतनी ज्यादा है, पहले तो रोडों पे होती थी ना, अब गलियों में भी, अंदर बाजारों के अंदर, सब बाजारों में भी जो है ना वो इतनी ज्यादा है कि खवातीन को गुजरना महाल है। इसे खत्म करना चाहिए। सेकेंडली जो नजायज तजावजात है ना जी, इनको प्रॉपर इसका एक जो है ना वो करना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट में मौजूद जो हमारे काली भेड़ें हैं ना जी, इनको पकड़ना चाहिए। ये झोंकों की तरह खून चूसती रहती हैं और वो प्रॉपर जो है ना वो जी वो उसका कोई हल नहीं कर सकती, क्योंकि ये आप सारे जो है ना वो भेड़िए जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। मैं मेहर भाई की बात को ऐड करता हूँ। जिस तरह एक आम आदमी चोरी करता है उस पर FIR अंदर चला जाता है, जो चोरी करवाता है उसके लिए क्यों नहीं FIR होती, उसको क्यों नहीं अंदर दिया जाता? जो चोरी अदारा करवाता है, वापडा लागे, TMA ले ले, कोई भी ले ले, उसके लिए क्यों कानून साजी क्यों नहीं होती? उसके लिए अगर कानून साजी सख्त होगी तो मेरा ख्याल है कि ये चोरी रुक जाएगी, ये निजात तजावदार रुक जाएंगे। तो इसलिए इस पे कानून साजी होनी चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम से इंतजामिया को ये कहना चाहता हूँ, कानून साजी करें। जो अदारे में, जैसा वापडा के आप ले लें, वापडा का एक मीटर रीडर है, वो घरेलू मीटर चल रहा है ऊपर, तो कमर्शियल काम हो रहा है, तो 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया लेता है। वो कितने पैसे चोरी करवा रहा है इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, फिर 200-300 की खातिर। ऐसे आप देखें, जो हमारा 8 बाजारों का हब है ना, वो कमर्शियल है। मैं समझता हूं उनको तमाम को कमर्शियलाइज कर दिया जाए मीटरों को, ये चोरी खत्म हो जाएगी। चोरी क्या चलती है, आप देखें जितना इनकम टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स वाले हैं, पूरे जो मेरा ख्याल है 10-15% रहायशी हैं, बाकी सारा कमर्शियल है। ऊपर कमर्शियल काम हो रहा है, रहायशी मंजूर है। तो वो क्या कहते हैं जी, हमें इतने पैसे दे दें, बाकी तुम चलना दो निजाम। इन बेड़ों का खात्मा होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर अदारे ठीक होंगे, फिर निजाम ठीक होगा, फिर ये मुल्क चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिर्जा साहब ने कहा कि जो काली भेड़ें हैं उनका उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इस वक्त शहर के मसाइल जो हैं और खासतौर पर तिजारती मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि इन काली भेड़ों का इंतखाब, इनको पकड़ा जाए, इनके गिर्द इनको नेविगेट किया जाए। उनको नेविगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उनको नेविगेट करेंगे तब हम इस काबिल हो सकेंगे कि अपने कारोबार को उसके पैरों पे खड़ा कर सके। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज है, उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं मिर्जा शहबाज अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ज्वाइन किया। उनके साथ राना उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। बानो मार्केट के मसाइल और उन मसाइल का हल जो है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने अहले खाना का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना भी खासतौर पर बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट शराज भट्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।